बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज़ है, चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स की फिजिकल फरोख्त आज से शुरू हो गई। बिल्कुल, जल्दी से अपने टिकट्स ले लें क्योंकि पहले आइए पहले पाइए का फॉर्मूला है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, टिकट्स शॉर्ट हो जाएंगी, फिर आप भाग दौड़ शुरू कर देंगे, तो यही बेहतरीन मौका है। चैंपियंस ट्रॉफी में अब चंद ही दिन बाकी रह चुके हैं और टिकट्स की फिजिकल फरोख्त आज से शुरू हो जाएगी। 26 शहरों में नाज़रीन निजी कोरियर कंपनी के 108 आउटलेट्स हैं जिन पर आपको चैंपियंस ट्रॉफी के ये टिकट्स दस्तयाब होंगे। तो जनाब, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू होने जा रही है, तो जल्द से जल्द टिकट हासिल कर लीजिए। इवेंट के मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेले जाएंगे। जो भारतीय टीम के मैचेस हैं हाइब्रिड मॉडल के तहत, वो तो आपको पता है यूएई में होंगे। तो इसलिए आज से अपने जो टिकट्स हैं वो आप फिजिकली जाके जो 128 आउटलेट्स हैं वहाँ से आप जाकर हासिल कर सकते हैं। जल्द से जल्द आप अपने तकरीबन जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि एक हफ्ते डेढ़ के अंदर ये सारे टिकट्स फरोख्त हो जाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है और उससे पहले भी हो सकता है, इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि बेहतरीन मौका है, सुनहरी मौका है इसका। और फिर एक ही दफा में रश भी ना लगा दें, आहिस्ता आहिस्ता। हमने देखा है कि वेबसाइट आपको पता है कि क्रैश कर गई थी, फिर आपको बढ़ाने पड़े थे। फिर हम कोशिश अमूमी तौर पे करते हैं कि हम किसी जानने वाले को कहते हैं हमें को पास दिलवा दें, हमें कोई, फिर हम अप्रोचेस लड़ाते हैं, तो ये तरीका वो उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। उनको भी आजमाइश में न डालिए किसी जानने वाले को। बेहतर है कि टिकट्स हैं 1000 से लेकर 10,000 मुख्तलिफ इंक्लूजन्स की कीमतें हैं, तो जो आपको पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइए। हम टॉप 5 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टॉप 5 शामिल कर लेते हैं जनाब। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सदर जरदारी की 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी हो गई है और इस्लामाबाद बार काउंसिल का हाई कोर्ट और ज़िली अदालतों के बाइकॉट का ऐलान भी सामने आ गया है। जी हाँ, इसके अलावा बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसके लिए कौमी टीम का स्क्वाड फाइनल हो गया है। खुशदिल और फ़हीम अशरफ की अचानक वापसी हुई है और इस पर भरपूर तनकीद की हम देख रहे हैं कि बौछार हो चुकी है। फ़खर जमान हो और उस्मान खान, इनको भी इन पर बंद दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो वसीम अकरम हो या सियासी जो क्रिकेट के गुरूज़ हैं, उनकी तरफ से भी तनकीद की जा रही है कि इतना अर्सा रेस्ट देने के बाद कुछ खिलाड़ियों की अचानक जो एंट्री हुई है, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। फिर बात होगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ इफ्तिताह किया है। पाकिस्तान में साल 2025 का पहला पोलियो केस सामने आया है। कंपेन तो भरपूर तरीके से चलती हैं हर साल, लेकिन नए साल का जो पहला पोलियो केस है, ये खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुआ है। सूरत हाल मखदूश है और NCOC ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। वजूहात क्या हैं, मुकम्मल खात्मा पोलियो का क्यों नहीं हो पा रहा, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आम आदमी पर टैक्स बढ़ाने के बाद प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स कटौती की तैयारी कर ली गई है। रियल एस्टेट शोबे की बहाली का वर्किंग पेपर तैयार। पहली मर्तबा घर खरीदने वालों को मुकम्मल टैक्स छूट देने की तजवीज़ भी सामने आ चुकी है। तो किसी के लिए खुशखबरी है और किसी के लिए बड़ी बुरी खबर है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, सितारे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अपने पहले इंतहाई अहम मामला है। आज वकला बरादरी की तरफ से हड़ताल किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले 3 जजेस की आमद है और इन तीनों जजेस की तरफ से आज से समाअत के लिए मौजूद भी होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते का नया जजेस ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया। जनाब, 3 से 7 फरवरी तक 6 डिवीजन और 13 सिंगल बेंचेस होंगे। इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई, पहले वो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस तबादले और तकर्रुर के ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस आ गए। तीनों जजेस पीर से समाअत के लिए दस्तयाब। आइंदा हफ्ते का नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया। 3 से 7 फरवरी तक 6 डिवीजन और 13 सिंगल बेंचेस होंगे। जजेस रोस्टर के मुताबिक पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम मिनहास पर मुश्तमिल है। दूसरा डिवीजन बेंच नए ट्रांसफर होने वाले जजेस पर मुश्तमिल होगा, जिनमें जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम सोमरो शामिल हैं। तीसरे डिवीजन बेंच में जस्टिस मोहसिन कयानी और जस्टिस एजाज इसहाक के नाम शामिल हैं। चौथा डिवीजन बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल है। बेंच सिर्फ 7 फरवरी को दस्तयाब नहीं होगा। 5वां डिवीजन बेंच जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल है। छठा डिवीजन बेंच जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस की हिदायत पर स्पेशल डिवीजन बेंच और लार्जर बेंच भी दस्तयाब होगा। चीफ जस्टिस की मंजूरी से डेप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी किया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं।
और मामला इंतहाई अहम है। इस वक्त वकला बरादरी भी धड़ों में बढ़ चुकी है, लेकिन अक्सरियत जो है सरापा एहतजाज है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए दूसरी हाईकोर्ट से जज लाने के सबब अदलिया में एक और बहरान जन्म लेने लगा। इसी पर बात कर लेते हैं। अशतर उस्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल। आपको वेलकम कहेंगे अशतर उस्ताफ साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। इससे पहले कि हम अखलाकी तौर पर देखें उसूली तौर पर क्या होना चाहिए, ये पहले बताएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है कि लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट या बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जजेस को लाया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट? देखिए, आई डोंट नो कि क्या डिस्कशंस हुई और उसमें क्या बातें रखी गई, लेकिन ये तो समझ आती है कि कुछ ही अर्सा पहले एक इजलास हुआ था और जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए। उसमें बहुत सारे नाम थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 नामों के ऊपर इत्तेफाक हो सका और बाय मेजॉरिटी उन 2 नामों को रिकमेंड करके उनको ओथ दे दिया गया और वो जज बन गए। तो आसामियाँ तो खाली हैं। अब आप देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हैत है क्या। जब से ये हाई कोर्ट बना है तब से इसके अंदर, और जो उसका जो कानून बना था 2010 में, उसमें भी लिखा हुआ है कि ये इसमें मुख्तलिफ सूबों से जजेस को लाया जाएगा, क्योंकि ये एक फेडरल कोर्ट है। देखिए, आप हाई कोर्ट शहर के लिए नहीं बनाते। हाई कोर्ट बनती है बहुत सारी हमजहत किस्म की मामलात को देखने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जब इसको लाया गया, तब भी आप देखेंगे कि इसके अंदर बाकी सूबों से ही लोगों को लाया गया और उनको जज पे तैनात किया गया। अभी भी उसकी जो हैत है, यानी जिस तरीके से वो बना हुआ है, उसमें आप देखिए कि बलूचिस्तान से भी एक साहब हैं, वो जज हैं। तो कराची से साहब इस हवाले से, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लॉ इसके हवाले से मौजूद है, तो फिर तो बाय लॉ सब कुछ चल रहा है, फिर मुखालफत क्यों सामने आ रही है? हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुखालफत में सदर ममलिकत को खत लिखा है और फिर धड़ेबाजी हो रही है। इस तरह तो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी। अगर हम देखें चीफ जस्टिस की तैनाती भी, तो नहीं समझते कि ये मामला खुश उसलूबी से तय हो जाना चाहिए था, मुखालफत खड़ी नहीं होनी चाहिए थी अगर ये बाय लॉ हो रहा है सब कुछ? तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, और आज की नहीं लिखी हुई, ये 26वीं तरमीम जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो चैलेंज की गई है, ये तो उसका हिस्सा है ही नहीं। ये तो आर्टिकल 200 का हिस्सा है, जिसको चैलेंज किसी ने नहीं किया। आर्टिकल 200 जो है वो 73 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, और आप देखेंगे कंसेंसस से वो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसी के तहत है। उसके तहत बहुत सारी पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स हुई हुई हैं। अजमल मियाँ साहब बलूचिस्तान हाई कोर्ट में रह चुके हैं, अब्दुल रशीद साहब वहाँ पे रह चुके हैं, और बहुत सारे जज। लेकिन अशतर साहब, ये जो टाइमिंग है ये कितनी मैटर करती है? ऐसे मौके पर जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तैनाती होनी है, दीगर कोर्ट से जजेस का लाया जाना, आप समझते हैं कि ये एतराज़ जो किया जा रहा है ये हक तलफी है और जो टॉप 5 सीनियर जजेस हैं उन्हीं में से तैनाती होनी चाहिए थी? इस्तेहकाक तो अपनी जगह, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस टाइमिंग का इस्तेमाल होना इन तबादलों के लिए वो दुरुस्त नहीं है? देखिए, there is never a right time or never a wrong time to do things. हाँ, ये है कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पिछले 1 बरस से मैं और आप तो शायद जब भी बात हुई है हमारी, तो हम कोर्ट्स के और कोर्ट सिस्टम के हवाले से ही बात करते हैं। हमने कभी रिफॉर्म्स के बारे में बात नहीं की, हमने कभी कोई बेहतरी के तौर पे बात नहीं की। क्रिटिसिज्म चलता जाता है और उसके ऊपर ओपिनियंस ली जाती हैं। कभी ये बात हुई है कि लोअर जुडिशरी में कितने केसेस जो हैं वो हैं, और वहाँ पे किस तरीके से मामलात को आम आदमी के लिए सीधा किया जाना चाहिए, नहीं करते ना हम। बिल्कुल, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं अशतर साहब, ये बात होनी चाहिए, उसूली तौर पे यही बात होनी चाहिए। लेकिन ये जो अब 7 जजेस ने एतराज़ उठा दिया, ख़त लिख दिया, एक तो ये कि धड़ीबंदी का तासुर, फिर क्रेडिबिलिटी साख अदलिया की, वो इससे कितनी मुतासिर हो रही है? बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है जी साख। और ये 7 जजेस ने ख़त नहीं लिखा, 7 जजेस के नाम हैं, 5 जजेस के दस्तखत हैं, तो 2 जजेस तो इसको ओन नहीं करते। और वाकई ये धड़ेबंदी है और वाकई ये डिवीज़न है,
और वाकई एक साइल के लिए बहुत परेशानी का बायस है कि ये क्या हो रहा है, मैं जाऊं कोर्ट के ना जाऊं, मैं मेरी रिप्रेजेंटेशन होगी कि नहीं होगी, हड़ताल होगी कि नहीं होगी। लोग ट्रेवल करके आते हैं, आपको पता है कम से कम 80 किलोमीटर ट्रेवल करना होता है छोटे से मामले के लिए। और बहुत सारे, अब देखिए चूंकि वो फेडरेशन में है कोर्ट, तो बहुत सारे लोग कराची से आते हैं, बहुत सारे लोग पेशावर से आते हैं, बहुत सारे लोग लाहौर से जाते हैं, बहुत सारे लोगों के मामला बलूचिस्तान के हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, और वो एक गुमगु की एक तो सिचुएशन बन अशरफ जाती है। साहब हम देखें अगर, तो तमाम तर मुखालफत के बावजूद सदर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप समझते हैं कि अब ये फैसला वापस हो सकता है, क्योंकि इस वक्त वकला बरादरी, जजेस, तमाम लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं फैसला वापस हो सकता है? एक तो ये मैं आपको बताऊं कि फेडरल गवर्नमेंट का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। फेडरल प्रेसिडेंट जो है ये उसका अपना इख्तियार है, ये ना वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट का नाम है, ना प्राइम मिनिस्टर से मुशावरत की बात है इसके अंदर। लेकिन वो तासुर जो है कि डोगर साहब या कुछ जजेस हैं जिनका करीबी ताल्लुक है नून लीग के साथ, इस वजह से उन्हें मौका दिया जा रहा है, सीनियरिटी में बहुत नीचे हैं, फिर इस तासुर को कैसे ज़ाहिर किया जाएगा? बज़ाहिर तो आप कह रहे हैं कि ताल्लुक नहीं है। मुझे बताइए, आपके सिंध में क्या नून लीग की हुकूमत है? क्या बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत है? और क्या ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हैं, क्या चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं, क्या बलूचिस्तान के जो सिंध की जो चीफ जस्टिस हैं, ये सब आपस में मिले हुए? क्या ये इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या ये इनके खिलाफ ये बात नहीं चल रही? और वो तीनों जज जो हैं उनको क्या उसमें फायदा होगा? वो तो अपने बेघर हो रहे हैं, वो तो अपने घरों से निकल के इस्लामाबाद आ रहे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, लेकिन अशरफ साहब अगर हम ये बात थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि फेवरेटिज्म है भी और किसी खास जमात के फेवरेट जजेस हैं जिनको लाया जा रहा है और ये सोची समझी एक प्लान के तहत टाइमिंग देखते हुए लाया जा रहा है, तो फिर नहीं समझते आपके आने वाले दिनों में जो फैसले होंगे वो बड़े मुतनाज़ होंगे, फैसलों के ऊपर भी असरअंदाज होगी, जुडिशरी टोटली क्रिटिसिज्म का शिकार हो जाएगी? आप देखेंगे कि अब ट्रेंड चल रहा है कुछ सालों से कि जब भी आपके खिलाफ फैसला आए ना, तो आप कहते हैं जज मिला हुआ था, आप कहते हैं ये फैसला गलत है। इससे हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो कमजोर हो रही है। हमारे जो सिस्टम्स हैं वो पहले ही क्रिटिसिज्म का शिकार हैं, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर भी। तो आप कर क्या रहे हैं? मैं समझता हूँ कि एक सिस्टमैटिक तरीके से कहा यह जा रहा है कि पार्लियामेंट फेल हो गई, जुडिशरी फेल हो गई, आपका इकोनॉमिक जो इंडेक्सेस हैं वो फेल हो रहे हैं, आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी फेल हो गई। ये एक तासुर दिया जा रहा है और इस तासुर से हमें बाहर निकलना है। मेरा ख्याल है आपका भी फर्ज है और मेरा भी फर्ज है, डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अगर सियासी जमातें अशरफ साहब एक दूसरे पे एतराज़ करती हैं तो समझ आती है उनके सियासी मफादात हैं और वो अपने वोटर सपोर्टर्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे। लेकिन जब जजेस की तरफ से भी ग्रुपिंग का तासुर दिया जाए, और काजी फाइज साहब ओहदे से जा चुके, रिटायर हो चुके, लेकिन उनके जाने के बाद भी ये जो ग्रुपिंग है ये अभी तक इसकी मौजूदगी देखी जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये तासुर अब कौन ज़ाहिर करेगा? किसको ये बीड़ा उठाना होगा? जी, ये पार्लियामेंट को बेड़ा उठाना होगा, और मैं आज से नहीं बहुत अरसे से सजेस्ट कर रहा हूँ कि अब मौका आ गया है, एक वक्त आ गया है कि आप ऑल पाकिस्तान जुडिशल सर्विस का इनेकाद करें, ताकि लोग मुकाबले के इम्तिहान में बैठें, उनकी काबिलियत को देखा जाए और वो बतदरीज जो है वो आगे चलते जाएं। इसमें टाइम लगेगा, बट इट इज़ अबाउट टाइम कि हम इसके ऊपर काम करना शुरू करें। आपको बहुत ज़रूरत है कि आपके जो सिलेक्शन का जो सिलसिला है उसको आप सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे लेके आएं और लोगों में कंपटीशन हो ताकि वो इस सर्विस में आ सकें, बिकॉज दिस इज अ सर्विस। ये एक साहब अगर हम देखें लॉ इस हवाले से क्या कहता है चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से कि मोस्ट सीनियर जजेस जो 5 होते हैं उनमें से ही मुंतखब किया जाना चाहिए, या फिर आप इस बाउंड्री से बाहर भी किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं? क्या क्राइटेरिया होगा इस हवाले से? लॉ हमारा क्या कहता है? जी, हमारा लॉ जो है हाई कोर्ट के बारे में तो बिल्कुल भी सीनियर वाली बात नहीं है। बहुत
माजी करीब में आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट में जब तैनाती की गई तो क्या उसमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल अप्लाई किया गया था? बिल्कुल भी नहीं। जो पहले जजेस थे उनको इग्नोर करके आपने खातून को लगाया, बिल्कुल ठीक लगाया, क्योंकि आप लगा सकते हैं, आइन इस बात की इजाजत देता है, कानून इस बात की इजाजत देता है। और ये कोई मुसलमा असूल कभी भी तय नहीं हुआ, ना कानून में लिखा हुआ है। हाँ, ये है कि एक पैनल बनाया जाए और उसमें जो सीनियर जजेस हैं, क्योंकि मैं बताऊं आपको, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ यानी आपका एक डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको राइट नहीं दे देता कि आप एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे के ऊपर बैठे हैं। जज के तौर पे आप काम कर रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला आते हैं, और देखिए चीफ जस्टिस के 2 वोट नहीं होते, और ये अभी कहाँ पे बात हो रही है कि चीफ जस्टिस की तैनाती इस्लामाबाद में हो रही है? ये सिर्फ अखबारों में, मीडिया पे चल रही है। मुझे मैं बताऊं, अगर जस्टिस हसन औरंगजेब को लगा दिया जाए, या जस्टिस कियानी को लगा दिया जाए, या जस्टिस जहांगीरी को लगा दिया जाए, तो उसमें किसी को कोई एतराज होगा? नहीं होगा ना। अच्छा, फिर सब ऐसा क्यों होता है कि ये सारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जब मुख्तलिफ कोर्ट्स में, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, सिंध की हो, लाहौर की हो या कहीं और की हो, जब तक ये वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो ये मोतबर भी हैं, ये काबिल कबूल भी हैं, लेकिन जब इनको तैनात किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो फिर उस पर एतराज़ात भी होते हैं, उन्हें कंट्रोवर्शियल भी बनाया जाता है। इसकी वजह क्या है, और क्या कोई एक्शन होगा आपके ख्याल में इस ख़त के नतीजे में? देखिए, बसद एहतराम खतूत जो हैं, ये एक ऐसी रीत पड़ गई है जो कि गैर मुनासिब है, और इसी वजह से ये आज आपके और मेरे ये डायलॉग्स होते हैं। ये मामला अंदर ही तय होने चाहिए, और उसके लिए पूरा एक फोरम है, और ये सब बातें जो हैं जब बाहर निकलती हैं तो फिर उससे एक डिस्पॉन्डेंसी फैलती है, गैर यकीनी की सूरत हाल होती है, और लोग परेशान होते हैं। देखिए, ये मैंने अभी पहले भी आपसे ये बात की कि इसके अंदर सदर पाकिस्तान है, जो कि फेडरेशन की अलामत है, वो हुकूमत नहीं है। हुकूमत प्राइम मिनिस्टर की होती है, सदर पाकिस्तान फेडरेशन की आइन कहता है कि वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, फेडरेशन की अलामत है। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तीसरा, बोरोइंग जो कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस, और जहां से उनको ला रहे हैं, और वो 3 जजेस जिनको तैनात किया जा रहा है, उनकी कंसेंट है ना, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। तो फिर आप कितने सारे इख्तलाफात भी नहीं बनते, और इस तरह से धड़ेबाजी भी नहीं होनी चाहिए हमारी जुडिशरी के अंदर। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अशतर उसाफ साहब मौजूद थे, साबिक अटॉर्नी जनरल, से बात कर रहे थे कि हमने कंट्रोवर्शियल बना दिया है इस मामले को। तमाम जजेस या वकला अगर इस वक्त धड़ेबाजी का शिकार हैं तो ये हमारी जुडिशरी के लिए ठीक नहीं है, उसके इमेज के लिए ठीक, उसकी साख को नुकसान पहुंचेगा। फैसलों को जिस तरह हम बात कर रहे हैं, फैसले मुतनाज़ हो जाएंगे, तो ये सिलसिला फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए, और सियासी जमातों को सियासत करने दीजिए। अदलिया का काम इंसाफ फराहम करना है, फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करना है। हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान का जो खूबसूरत नाम है, ये जिन्होंने तख्लीक किया, तजवीज़ किया, आज उनकी बरसी है। हम बात कर रहे हैं चौधरी रहमत अली की। आज उनका यौम वफ़ात है। लफ्ज़ पाकिस्तान के ये खालिक हैं चौधरी रहमत अली। 3 फरवरी 1951 को वफ़ात पा गए थे, और आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। तो ये जो खूबसूरत नाम आप देखते हैं पाकिस्तान का, इसके बानी हैं, इसको तजवीज़ करने वाले हैं चौधरी रहमत अली। जी हाँ, 16 नवंबर 1897 को मशरकी पंजाब के ज़िला होशियारपुर में पैदा हुए थे, और पहली मरतबा 1915 में उन्होंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर में बज़्म शिबली के इफ्तिताही इजलास के दौरान हिंदुस्तान के शिमाली इलाकों को मुस्लिम रियासत में तब्दील करने की तजवीज़ पेश की थी। जनाब जी, तो जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ दी थी और पाकिस्तान का नाम चूज़ किया था, वो भी यही हैं। तो हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, और इसके बाद बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का टूर जो है वो जहाँ ट्रॉफी अपने मुख्तलिफ टूर्स मुकम्मल कर रही है, पाकिस्तानी उसे देख रहे हैं करीब से। हमारी दुआएं हैं, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के पास ही आए। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। टेवेदास।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर शुरू हो चुका है। शेखुपुरा के हिरन मीनार कॉम्प्लेक्स से ये शुरू हुआ और अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर हफ्ते को शेखुपुरा के तारीख हिरन मीनार से होते हुए अब मुल्तान तक पहुंच गया। और इस सफर में ट्रॉफी को 14 दिनों में पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा, जबकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से केवल ट्रॉफी का आलमी सफर पाकिस्तान में 16 नवंबर को शुरू हुआ था, जिसके बाद ट्रॉफी को 26 नवंबर से 26 जनवरी तक शरीक दीगर 7 ममालिक में ले जाया गया है। तो ये वर्ल्ड टूर करके आ चुका है और इस दूसरे मरहले में शेखुपुरा के अलावा ट्रॉफी को बहावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और फिर कोयटा ले जाया जाएगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान भर में ये टूर अभी जारी है। मेगा इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी मुल्तान शहर बेसिकली जज्बात को भड़काया जा रहा है ना, सारों को करीब से दिखा के कि देखें जी कितनी खूबसूरत ये ट्रॉफी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उतने ही खूबसूरत परफॉर्मेंस भी हो। दुरुस्त, लेकिन इसके हम हवाले से अगर देखें जिस तरह से स्क्वाड तरतीब दिया गया है तो बहुत सारी चीजें काफी तनकीद उस पे हो रही है कि कुछ और ये तनकीद जो है प्लेयर्स किस तरह से गलत नहीं है। कुछ लोगों को तो ये कहा जा रहा है कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री से आ गए हैं जो कभी पिछले मैचेस में नजर भी नहीं आया, और कुछ क्रिकेटर ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों से मैच खेला ही नहीं है, उनको भी शामिल कर लिया गया। अच्छा, कुछ अमूमी तौर पे ना कुछ जो तनकीद करने वाले लोग होते हैं, कुछ कमेंटेटर हैं, कुछ तजियाकार हैं, वो हमेशा ही तनकीद करते ही करते हैं, लेकिन इस बार सीनियर प्लेयर्स भी, जिस तरह आप बात कर रही हैं कि स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। क्या कहना है उनका, सुनिए ज़रा। लगा है कि जैसे फॉर इंस्टेंस फ़हीम अशरफ आया टीम में, विश हिम ऑल द बेस्ट, अ टैलेंटेड क्रिकेटर, मगर पिछले 20 मैचों में उनकी बॉलिंग की एवरेज 100 की है और बैटिंग की एवरेज 9 की है। वो इस केम आउट ऑफ द ब्लू एंड देन खुशदिल ऑल्सो केम आउट ऑफ अ ब्लू, और एक स्पिनर हम लेके जा रहे हैं, प्रॉपर स्पिनर। आई थिंक इंडिया ने 3 से 4 स्पिनर अपने स्क्वाड में ऑर्डर किए हैं और उसकी कोई रीज़न है कि उन्होंने ये सेलेक्ट किए हैं। खैर, अब टीम सेलेक्ट हो चुकी है। आई विश पाकिस्तान टीम ऑल द बेस्ट। थोड़ा प्रेशर होगा उनका होम ग्राउंड का, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सेमीफाइनल तक पहुँचे। और अब ओपनिंग का भी मसला आएगा। एक रेगुलर ओपनर तो फ़ख्र है जो पिक किया, थैंक गॉड इज़ बैक इन द स्क्वाड, वन ऑफ द मेन प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट इन वाइट बॉल। अब उसके साथ मिडिल ऑर्डर में आपने खिलाना है। आई वुड लाइक टू सी रिजवान एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर एंड मे बी बाबर को कहें कि वो ओपन करे। बाबर की टेक्निक ज़बरदस्त है। बाबर पूरे अगर 50 ओवर भी खेलता है, 100 भी करेगा, 125 भी करेगा, उसके साथ पूरी टीम की बैटिंग घूमेगी। तो बातें बहुत पते की हैं स्विंग के सुल्तान ने, लेकिन क्या इस पे कोई कान धरेगा, क्या इस पे अमल दरामद होगा या नहीं होगा? ख़ास तौर पे जो 3 नाम कहे जा रहे हैं, जिसमें फ़ख्र ज़मान है, सीनियर प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, खुशदिल हैं, या फिर फ़हीम है। ये 3 वो नाम है नाज़रीन जिसके ऊपर बड़ा एतराज़ हो रहा है। फ़हीम तो खैर सफ़े जो कहते हैं ना कि मंजरनामे से बिल्कुल ही गायब थे, अचानक से उनकी एंट्री हुई है, ये कैसे मुमकिन हो गया? इस पर सवाल उठ रहा है और उठना भी चाहिए। क्या आपने उनको मुख्तलिफ मैचेस के अंदर उनकी परफॉर्मेंस देखी है? क्या उस मयार पे वो पूरा उतर रहे हैं कि इतने बड़े इवेंट का उन्हें हिस्सा बनाया गया है? फिर खुशदिल और फ़ख्र की अगर बात की जाए तो 2023 में उन्होंने आखिरी मैच खेला था। ये लगभग 2 साल का जो अरसा था, इसमें किस तरह से इनकी एंट्री हो गई है और क्या इन्हें आप आजमाते रहे हैं? डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पे आपने इनको शामिल किया, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस की बुनियाद पे किया, किस बुनियाद पे किया? फिर वही बात होती है कि क्या ये सिफारिश से एंटर हुए हैं? तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान इसका मेज़बान है, दिफाई चैंपियन भी है नाज़रीन, और इन सारे शक़ व शुबात के साथ अगर ये एंट्री हुई है तो फिर सवाल तो पैदा होंगे, और फिर जब तनकीद होती है तो फिर हमारे जो ओहदेदारान हैं वो गुस्सा कर जाते हैं, वो शिकवा करते हैं कि जी आप हमें खिलाड़ियों को आजमाने का मौका नहीं दे रहे या आप हम पे एतबार नहीं कर रहे। लेकिन जुनेद, इस तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री या फिर बंद दरवाजे खोल दिया जाना तशवीशनाक तो है। हमारे साथ मौजूद है अहमद नजीब सत्ती, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्हीं से जान लेते हैं। अहमद नजीब सत्ती, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। अहमद, आप क्या कहते हैं जिस तरह से ये एंट्री हुई है, क्या समझते हैं ये फेवरेटिज्म है? क्योंकि इससे पहले प्लेयर्स ये कहीं पर नजर ही नहीं आ रहे थे, इनकी कोई परफॉर्मेंस इस तरह की नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इनको इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्पॉट किया जाता। क्या सरप्राइज था कुछ खिलाड़ियों का टीम में शामिल होना? जी, बात यह है कि बात ये नहीं होती कि प्लेयर में कोई टैलेंट नहीं है या टैलेंटेड नहीं है। सबसे बड़ा नुक्ता एतराज पता क्या होना चाहिए? नुक्ता एतराज ये होना चाहिए कि आप पूरा साल या 2 साल और खिलाड़ी को तैयार करते रहे। आपने उनसे वादे वईद किए थे कि भाई आपको हम आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे आने वाले मेजर इवेंट्स में आप खेलेंगे, और ऐन वक्त पर आपने उनको ड्रॉप किया और जो कहीं नहीं थे वो उनको ले आए। ये प्रोसेस गलत है, ठीक है? ये आज हम पहली बार नहीं करते रहे। मैं मेरी भी उम्र गुजरी है, 20-25 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ कि हर बार ऐसे होता है कि मेगा इवेंट से पहले जो टीम के अंदर होते हैं ना,
वो बाहर हो जाते हैं, जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं आता, वो टीम के अंदर आ जाते हैं, ये हमेशा होता है। तो अब नजीब भाई, ये आप जो सबको हम पता है कि बार नाम बार कह रहे थे, निशानदेही कर रहे थे कि डिले आ रहा है, डिले आ रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है स्क्वाड के ऐलान करने में, तो ये वजह थी, कोई और पॉजिटिव रीजन हमें दिखाई नहीं दी अभी तक। देखिए, जब आप ज़ाहिर है कि आपकी जब क्लैरिटी नहीं होती थॉट्स की, तो फिर तभी डिले आता है। बाकी टीमों ने स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं। 13 फरवरी तक का डेट था कि अगर उसमें कोई चेंज भी करनी है तो आप 13 फरवरी तक चेंज कर सकते हैं। तो ये डिले इन्हीं चीज़ों पे होता है, बहस होती है कि भई एक बंदा बिल्कुल। आपका आ जाए, एक बंदा मेरा आ जाए। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं तमाम प्लेयर्स के लिए, अल्लाह करे जो स्क्वाड सिलेक्ट हो गया वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन तरीकाकार बिल्कुल इंशाल्लाह। गलत है। इससे होता क्या है? इससे होता ये नुकसान ये होता है कि आपके जो प्लेयर होते हैं उनको एतबार उठ जाता है अपनी मैनेजमेंट से कि यार हमें ये बताया गया था कि तुम खेल रहे हो, तुम ही आगे तो कंटिन्यू होगे अहमद, स्क्वाड फिर में, क्या और जब मौका आया सिलेक्शन तो कमेटी की तैयारी नहीं थी? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सिलेक्शन की है, लगता यही है कि सिलेक्शन कमेटी खुद इस तैयारी के लिए, इस सिलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं थी। नहीं, तैयारी इनकी पूरी होती है। देखें, नहीं तैयारी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जिस तरह अहमद की की आवाज़ तैयारी, हम तक नहीं पहुंच ये रही, हम कोशिश जो करेंगे बेसिकली उनसे कुछ नाम जब दोबारा ऊपर से से रब्ता आते हैं ना, करने की। कुछ नाज़रीन, मामला तो कंट्रोवर्शियल हो चुका है, इसी तरह से खबरें ये भी आ रही थी कि इमामुल हक जी। को शामिल किया जाएगा, वो बड़े तैयारी में है, फिर अचानक से उनका नाम इसमें ना होना, फिर स्पिनर्स की भी बात हो रही है, क्या स्पिनर्स एक काफ़ी है अपने होम ग्राउंड के ऊपर, ये सारी वो चीज़ें हैं। फिर ये 3 नाम जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, चाहे वो फ़खर हो, खुशदिल हो या फ़हीम हो, इनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि क्या जी। ये टीम में जगह इनकी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। हम कोशिश करेंगे कि अहमद से दोबारा से हाँ, हम उनकी अहमद, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अहमद, अगर आप हमें सुन आप पा सुन पा रहे रहे हैं हैं? तो यही जानना चाह रही थी आपसे कि सिलेक्शन कमेटी की क्या तैयारी नहीं थी सिलेक्शन के लिए? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हड़बड़ी में ये सिलेक्शन की है और फिर इतना टाइम गेन करने के बाद इस तरह की सिलेक्शन करना कि कुछ प्लेयर्स को इस तरह से नवाज दिया जाना, कुछ की हक तलफी कर दिया जाना, आप क्या समझते हैं, सिलेक्शन कमेटी की तैयारी नहीं थी सिलेक्शन के लिए? जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? फ़हीम, हम कोशिश करेंगे अमर से दोबारा रब्ता करने की। अमर, आपसे जो हमारी ऑडियंस है आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रही, लेकिन ये मामला बड़ा अहम है, और चैम्पियंस ट्रॉफी से एक तो इतना करीब जाके इस स्क्वाड का ऐलान होना, इस चीज़ पे एतराज़ हो रहा है कमेटी के ऊपर, जो सिलेक्शन करने वाले लोग हैं उनके ऊपर एतराज़ हो रहा है कि आपने क्या सोच के सिलेक्शन की है, और अगर अभी से इवेंट से पहले ही उंगलियां उठ रही हैं तो इवेंट के दरमियान में या इवेंट के बाद फिर तो ऑप्शन ही नहीं रह जाती, फिर तो आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप हाथ मलते रह जाएं, और दीगर जो टीमें हैं वो पहले ही, भारत की ये कोशिश है कि इस इवेंट को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, पाकिस्तान के हाथ में दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी ना आए। तो एक बार फिर से अमर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमर, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी फरमाइएगा। बताइएगा फिर। जी, आप जो सिलेक्शन की बात कर रहे थे, देखिए सिलेक्टर्स की तैयारी पूरी होती है, उनको सब पता होता है। मसला यही होता है कि जब प्रेशर आता है ना, इधर-उधर से आता है कि भाई ये रख लीजिए, वो रख लीजिए, मसला तब पड़ता है कि सिलेक्टर जब हाथ अपने जो है ना वो खड़े कर देते हैं और वो बात को मान लेते हैं। तो ओवरऑल बात ये होती है कि हम क्या करते हैं हमेशा, वक़्ती फ़ायदे के लिए ना बड़ा नुकसान करते हैं। वक़्ती फ़ायदा क्या होता है कि अभी बस ये इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, पकड़-धकड़ करके किसी का नाम ऊपर से आ गया, किसी को हमने पकड़-धकड़ कर ली, जो टीम के साथ है उनको बाहर कर दिया। तो फिर उनका प्रोसेस, इस सिस्टम से दिल टूट जाता है, उनका एतबार उठ जाता है कि यार हमें क्या श्योरिटी है कि हम अभी खेल रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं, टीम के साथ हैं, कि हम मेगा इवेंट में, सबकी ख्वाहिश मेगा इवेंट खेलने की होती है। तो ये प्रोसेस इतना गलत है और हमेशा से होता आ रहा है कि ये आपके सिस्टम पे अब कोई डोमेस्टिक परफॉर्मर एतबार नहीं करेगा। तो अगर आपकी वो बातों क्यों से ये लग पाकिस्तान रहा है को कि पसंद ये करेगा? सिफारिशी कल्चर जो है ये खत्म नहीं हो रहा, ये पर्ची कल्चर जो है, जो सिफारिश करवा लेगा वो आ जाएगा, चाहे वो परफॉर्म करना जानता है या उसका इससे पहले कोई रिकॉर्ड चल रहा है या वो किसी टीम में खेल रहा है या नहीं खेल रहा, लेकिन सिलेक्शन अगर होनी है और सिलेक्शन के पास कोई पर्ची जाती है किसी के नाम की तो फिर वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये खाली सिफ़ारिश नहीं है, सिफ़ारिश तो हमारे यहाँ हर ही शोबे में होती है, सिफ़ारिश तो चलती है। ये सिफ़ारिश से ज़्यादा पैनिक बटन भी है, यानी किसी की सिफ़ारिश चल गई, किसी को उनको लगा आखिरी मौके पे, ओहो हो! मेरा ख़्याल है कि अगर ये वाला प्लेयर आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। अगर प्रोफ़ेशनल टीम सेटअप्स में ना, आपको जब एक बार कमिट कर दिया जाता है कि यार यू विल टूर्नामेंट, आप जो भी खेल रहे हो, आपकी परफ़ॉर्मेंस नीचे भी है, वो आपको बैक करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो अपने प्रोसेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ, मैं बार-बार वही अर्ज़ रख रहा हूँ कि हमारे यहाँ किसी की तो सिफ़ारिश चल जाती है, किसी को उनको लगता है जो टीम से बाहर है ये सबसे अच्छा अच्छा, प्लेयर है। स्पिनर्स के जिनको हवाले रखा से हुआ था, वो क्या करते अमर, हैं? आपकी राय क्या है? क्या अपने ही पिचेस के ऊपर, क्योंकि हमारा जो अभी तक का तजुर्बा है उसके अंदर स्पिनर्स का बड़ा रोल है, एक स्पिनर काफ़ी होगा इस पूरे इवेंट के लिए?
नहीं, स्पिनर कम है। ये सभी इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि एक स्पिनर कम है। सुफियान मुकीम के साथ बड़ी ज़्यादती की गई है क्योंकि बात ये होती है कि जो रिस्ट स्पिनर होता है ना, जो कलाई से स्पिन करता है, इसकी बॉल फ्लैट ट्रैक पे भी टर्न हो जाती है क्योंकि बाएँ हाथ से जो स्पिन करने वाले बॉलर दुनिया में कम होते हैं, तो उनकी जो वेरिएशन होती है ना कि कौन सा बॉल लेग स्पिन होगा और कौन सा गूगली होगा, स्पेशली उनकी कद लंबा है, थोड़ा ऑफ द पिच भी काफ़ी तेज़ है, तो वो बात बिल्कुल गलत है। उनको हर हाल में सुफियान मुकीम को एज़ अ सेकंड स्पिनर होना चाहिए था। हम कौन-सा अब तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में लोग कभी-कभी 2 विकेट्स खिला लेते हैं, एडिलेड पहले विकेट पे जहाँ थोड़ा-सा सपोर्ट होता है। तो ये बिल्कुल भी बात जो है वो और समझ अहमद, से अगर हम बाहर है देखें कि तो स्पिनर भारत को ने फेंक 3 स्पिनर जो है वो अपने स्क्वाड में शामिल किए हैं और हम एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरेंगे, क्या हम compete कर पाएंगे? मुश्किल हो जाएगी। ये हमारे मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पार्ट टाइमर से या ऑलराउंडर से बॉल कराएँगे, जैसे खुशदिल शाह से बॉलिंग करा ली या आगा सलमान से बॉलिंग करा ली। ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊँ, 2022 में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया था ओडीआई सीरीज़ खेलने, तो इन्होंने क्या किया कि एक भी जेन्युइन स्पिनर नहीं रखा था। इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह से बॉलिंग कराई थी और वो हमें मिडल ओवर में बहुत नुकसान हुआ था क्योंकि देखिए ऑलराउंडर या जो पार्ट टाइमर जितना भी अच्छा हो, वो एक जेन्युइन स्पिनर की या जेन्युइन बॉलर की कमी पूरी नहीं कर सकता है। जी। तो ये एक ऐसा शोबा है जिसमें कमी कोताही नजर अच्छा, सैमुल की सीरीज भी अब 8 से शुरू होने जा रही है। आपके ख्याल में एक तरह का टेस्टर भी है, टाइमिंग अच्छी है उसकी, पता चल जाएगा कि कौन किस तरह से परफॉर्म कर पा रहा है, तो क्या फिर उसके बाद कोई गुंजाइश होगी हम तब्दीली कर सकें या फाइनल स्क्वाड हो चुका? नहीं, ये कर सकेंगे क्योंकि देखिए पाकिस्तान में हमेशा से पैनिक बटन दबता है। मिसाल लीजिए कि आप जी। हमारी दुआ है कि अच्छा करें, लेकिन अगर मिसाल लीजिए कि जो मुल्की सीरीज़ है, इसमें परफॉर्मेंस की कोई अच्छी टीम की अच्छी ना हो या कोई एक खिलाड़ी की बिल्कुल अच्छी ना हो जो अभी-अभी आया हो, ये उसको भी एंड टाइम पर किसी एक को चेंज कर देंगे। यानी पैनिक बटन हमारा हमेशा होता है, प्लानिंग नहीं होती, पैनिक होता है। तो ये 2 पी का फ़र्क है। अच्छा, ये जो ओपनर्स के हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं, साइम अयूब तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है इस इवेंट का हिस्सा, लेकिन बाबर के बारे में स्विंग के सुल्तान भी उनकी राय थी कि बाबर से ओपन करवाना चाहिए। क्या ये दानिशमंदाना फैसला होगा? और अगर खुदा ना खास्ता बाबर उसमें भी ना चले तो फिर क्या ऑप्शंस हैं? कौन कौन से डिजर्विंग प्लेयर्स हैं जिनसे ओपन किया जा सकता है? देखिए, बाबर आज़म का ये है कि वनडे का फॉर्मेट उनका बेस्ट फॉर्मेट है। हालाँकि अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी वनडे में कहीं न कहीं वो रन्स कर रहे थे। अब उनको मसला जो आ रहा है बड़ा, वो स्पिनर्स के ऊपर आ रहा है। सोच गलत इतनी नहीं है कि बाबर को आप ओपन करा दें। लेकिन ऐन वक़्त पे ऐसे फैसले थोड़े-से तंग कर सकते हैं कि बाबर फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं बिलमुकाबिल स्पिनर, तो उन्होंने ये सोचा कि बाबर आज़म से ओपन करवा दें और हम बीच में सऊद शकील को ले आएँगे। दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि ये सऊद शकील को ओपन करा दें क्योंकि वो मिडल ऑर्डर में भी खेलते रहे, टॉप ऑर्डर में भी पीएसएल में भी ओपनिंग किया, तो वो ओपन कर सकते हैं कि आप ठीक है। सऊद से ओपन करा दें और बाबर को 3 पे खिलाइए, 2 चांस हैं। ठीक। हालाँकि तीसरी राय ये है कि आपको जेन्युइन ओपनर के साथ जाना चाहिए था, चाहे वो शान सूद हो जाते या इस तरह से। तो मेरा ख्याल है थोड़ा रिस्क लेकिन तो ज़ाहिर है है वो इसमें, अभी यानी बिल्कुल रिस्क टीम का उठाना हिस्सा नहीं है, लेकिन आपकी तरह हमारी भी बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेस जो हैं वो हमारी टीम के साथ हैं, हमारे खिलाड़ियों और के साथ सीनियर हैं। प्लेयर्स तो ने वो भी इसी तरह से जमकर खेलें। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बहुत शुक्रिया, अमन अजीब सती हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान लीड करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं बहुत सारी दुआओं के साथ। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पोलियो के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। पोलियो के खात्मे के लिए जारी मुहिम की वज़ीर आज़म ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है और वज़ीर आज़म ने कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब के दौरान बच्चों को कतरे भी पिलाए और रमज़ान साल की पहली मुहिम का इफ्तिताह किया उन्होंने। बिल्कुल जी, तकरीब से खिताब करते हुए बहुत पुराज़म नजर आए शहबाज शरीफ साहब और वो कहते हैं कि 2025 की पहली इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़ हम कर चुके हैं। इस तकरीब में मासूम बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए गए और जल्द से जल्द पाकिस्तान को फ्री पोलियो हम बनाएंगे। उन्होंने मज़ीद इस हवाले से क्या कहा है और अफगानिस्तान से भी उन्होंने कहा है कि हम वहाँ से भी पोलियो का खात्मा मुकम्मल तौर पर करेंगे। तो पहले उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं। ये मुहिम पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर महफूज करेंगे, बल्कि हमें हर कीमत पर पोलियो का पाकिस्तान से ख़ात्मा करना है। पिछले साल पूरे मुल्क में पोलियो के तकरीबन 77 केसेस सामने आए। अब इस साल का
आगाज़ हुआ है तो अभी तक एक केस जनवरी में वज़ीर आया आज़म है। की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी है। उन्होंने कहा है कि ये शबाना रोज़ मेहनत करते हुए शहर देहात और पहाड़ों समेत दूर दराज इलाकों में पहुंचकर बहुत बड़ी कौमी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। तो उनका जोर जो है हमेशा शबाना पे होता है। इस पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, वो शबाना रोज जो है वो जिस तरह से मुहावरे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो जितने डॉक्टर पुराने जवाद इसके रिजल्ट भी सामने हैं। जी हाँ, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जवाद असगर साहब पोलियो एवेल्यूशन एक्सपर्ट हैं। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। वज़ीर आज़म पुरअज़्म है, टीमें मुतहरिक हैं, मुहिम भी बड़ी ज़ोरों शोर से चलाई जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल का पहला केस सामने आ चुका है KPK में। क्या वजह है? मुकम्मल खात्मा क्यों नहीं हो पा रहा? क्या करना होगा? और बहुत शुक्रिया और सुबह खैर आप लोगों को भी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर चंद माह बाद हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं कि वो किसी बच्चे को पोलियो के कतरे पिला रहे होते हैं, लेकिन पिछले साल हमारे 73 केसेस आइडेंटिफाई किए और उसके साथ 85 डिस्ट्रिक्ट्स हमारी उनके सीवरेज में पोलियो वायरस पाया गया। इस साल अभी एक केस पाया गया है, लेकिन कल रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान के शहरों के सीवरेज में पोलियो की मौजूदगी की, तो उसके मुताबिक 26 शहरों के अंदर पोलियो का वायरस पाया गया है। तो और एक आपको ये थोड़ी सी याद दहानी करा दूं कि एक केस जब हमें मिलता है पोलियो का तो उसका मतलब होता है तकरीबन 100 केसेस अनआइडेंटिफाइड कम्युनिटी में होंगे, क्योंकि उनमें बीमारी इतनी हल्की फुल्की होती है कि उनमें तो मर्ज नजर नहीं आता, लेकिन वो आगे फैला रहे होते हैं। तो इसी वजह से आपको शहरों का जो सीवरेज के पानी में हम देख रहे होते हैं पोलियो की मौजूदगी, उसमें आपको नजर आता है। अब डॉक्टर साहब हमने देखा पहले पाकिस्तान जो है एक बार पोलियो फ्री हो चुका था, तमाम केसेस खत्म होने के करीब थे, फिर एक बार फिर से लास्ट ईयर हम देखें तो 77 जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस बार फिर जो है अभी आगाज हुआ है साल का और फिर एक केसेस, तो आप कह रहे हैं कि कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो कि अभी रिपोर्ट नहीं हुए होंगे, तो ये एक का मतलब 100 केसेस हैं। किस तरह से हम ऑलमोस्ट जो पोलियो फ्री होने वाले थे कि एक बार फिर से यलगार हो गई है पोलियो की, इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं? देखिए, केस ना पकड़ना मतलब ये नहीं है कि आपने पोलियो को साफ कर दिया है। अगर आपके जो माहौलियाती नमूने होते हैं, जो यानी कि सीवरेज में पोलियो की मौजूदगी मुसलसल आपको मिल रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पोलियो के केसेस पकड़ नहीं रहे। तो हम ये आप बिल्कुल सही कहते हैं कि बाज़ दफ़ा हम मंजिल के करीब पहुंचे हैं लेकिन फिर पीछे हो गए हैं, और ये कोई आज से नहीं हुआ। आज से 15 साल पहले भी हमारे बहुत थोड़े से केसेस हो गए थे, उम्मीद थी कि खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारी कोशिशों में कुछ कमी है क्या? सही तरह से कैंपेन्स नहीं चल पा रही, या फिर पेरेंट्स का ताउन सही तरह से नहीं है? वो शुक्र शुबात जो पहले थे क्या अब वो ज़्यादा जोर पकड़ गए हैं? असल मसला कहाँ पे आ रहा है? या फिर वो जो वैक्सीन है या कतरे हैं वो इन्फेक्टिव है, एक्सपायर्ड है? मसला कहाँ पे आ रहा है एग्जैक्टली डॉक्टर साहब? नहीं, इसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं, और इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे जो कतरे पिलाने वाले बच्चे और बच्चियां हैं, छोटी उम्र के ये बच्चे और बच्चियां होते हैं, इन्होंने अपने तकरीबन, और इनको हिफाजत करने वाले पुलिस फौज के एहलकार जो है, तकरीबन 250 लोगों ने शहादतें उनको हुई हैं। और ये बहुत बड़ा वाकया है कि ये जो बच्चे हमारे वैक्सीन पिलाने जाते हैं वो अपनी जान हथेली पे रख के जाते हैं। तो एक तो माँ बाप को भी चाहिए, वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इनसे ताउन करें। ये अपनी जान खेल कर आपके बच्चे को बचाने के लिए आए हैं, तो आपको इसको करना चाहिए। दूसरी जो असल मेरे ख्याल से प्रोग्रामेटिक बात है वो ये है कि इसको हमने पाकिस्तान ने समझा हुआ है कि ये WHO का काम है, ये यूनिसेफ का काम है, ये गेट्स और उनका कोई मुफाद है इसमें। हाँ, उनका कोई मुफाद है और हमारा काम नहीं है। तो जब तक हुकूमत पाकिस्तान इसको खुद ना उठाए इसका बोझ, जिस तरह जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने डेंगू आउटब्रेक को मैनेज किया था 2011 में लाहौर के अंदर और पंजाब पूरे के अंदर, उसके बाद एक ऐसा प्रोग्राम बना कि डेंगू फिर कई सालों तक वापस नहीं आया उन इलाकों में। लेकिन डॉक्टर साहब अगर आप गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की कैंपेन्स तो भरपूर अंदाज में चल रही होती हैं, जिससे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत संजीदा है। जिस तरह से जुनैद जानना चाह रहे थे कि कोल्ड चेन को उस तरह से मेंटेन करना ये बड़ा मुश्किल होता है, और लोग इस वजह से अपने बच्चों को नहीं पिलवाते कि कोल्ड चेन, हमारे यहाँ गर्मी और मौसम ऐसा होता है कि उसको मुनासिब तरीके से मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से अपने बच्चों को पिलवाने से गुरेजा होते हैं। तो क्या पेरेंट्स की तरफ से भी कोई इस तरह की चीज सामने आ रही है जिसकी वजह से बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाए जा पा रहे हो? जी, एक तो मैं ये लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो पोलियो की वैक्सीन है ये बड़ी स्टेबल किस्म की वैक्सीन है, यानी कि इसको एक हाद मुद्दत तक बगैर फ्रिज के भी आप रखें
तो ये इसकी अफादियत में कमी नहीं होती। और इसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव स्टिकर होता है, और अगर ये इसको टेम्परेचर ऐसा मिला है जिसमें इसकी अफादियत खत्म हो गई है तो उसका रंग चेंज हो जाता है। तो लगाने वाले को बड़ा क्लियरली पता लग जाता है कि इसको लगाना है या नहीं लगाना। दूसरा, बाज लोग ये समझते हैं कि ये बार बार कतरे पिलाने से हमारे बच्चों को नुकसान होगा, उनको बार बार से उनको खतरा हो सकता है कि जितनी दफा आप ये ओरल कतरे या जिसको हम कहते हैं जो कतरे आप पीते हैं वो आप पिलाएंगे तो बच्चों की जो इम्यूनिटी है या उनकी मुदाफत में ज्यादा उनमें इजाफा होगा। तो ये दोनों चीजें माँ बाप के जहनों में आती हैं, और अक्सर पढ़े लिखे माँ बाप ये कहते हैं कि हमने एक दफा पिला दिया तो अब दोबारा क्यों पिलाएं। तो फिर क्या अफगानिस्तान से भी पोलियो के जो वायरस है वो पाकिस्तान आ सकता है? क्योंकि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अफगानिस्तान से भी पोलियो को ख़त्म करने की एक मुहिम चलाने का और उनके साथ बातचीत करने का कहा है। तो क्या आप समझते हैं कि अफगानिस्तान में केसेस मौजूद हैं, वहाँ से ट्रैवल करके भी पाकिस्तान आ रहे हैं? जी देखिए, ये सरहदों पर तो इनको रोक नहीं सकते, तो ये बात सही है कि इन्फेक्शियस डिजीज सरहदें पार करती है, और जो हमारे पाकिस्तान में पोलियो के केसेस की एक बड़ी तादाद इनकी ये मिलती जुलती है जिसे अफगानिस्तान के केसेस के साथ, तो इनमें लिंक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लाहौर के भी सीवरेज में पॉजिटिव आए, हमारे कराची के भी सीवरेज में भी, जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे तो ये एक्सक्यूज एक्सेप्ट हो सकता है। लेकिन जो हमारे सेटल्ड एरियाज हैं और इतनी दूर दराज के एरिया हैं, बेशक वो मुसाफिरों के साथ आए, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हम पोलियो को अपने मुल्क के अंदर फैलने से रोकें। तो मौसर इक़दामात में और क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं जो अभी तक नहीं हो पा रही, वो होनी चाहिए, और मुकम्मल खात्मे में हमें और कितने साल दरकार होंगे डॉक्टर साहब? देखिए, एक तो ये है कि ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम इनके अंदर ये होता है कि ये जब होते हैं, ये इतनी बड़ी कैंपेन्स होती हैं कि जो बच्चे मिस हो रहे होते हैं पिछली में, वो इसमें भी मिस हो जाते हैं। तो हमें अपनी कैंपेन्स को टारगेटेड करना चाहिए और उन इलाकों पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे हमें कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बजाय इसके कि हम अपने जो वसाइल हैं उनको इतना ज़्यादा फैला दें। नंबर 2, मैं वो बार बार कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी, और खुद अपने पैसों के साथ अगर आप पोलियो को ख़त्म करना चाहेंगे तभी ये ख़त्म होगा। तो हमें दूसरों की इमदाद की तरफ नहीं देखना, और पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़े होके अपने माहिरीन की मदद के साथ इसको ख़त्म किया जा सकता है। और आपका सवाल कब तक ख़त्म होगा, अगर हम इसको अपना मसला समझ लें हुकूमती लेवल पर, तो मेरा अपना ख्याल है कि हम 2 से 3 साल के अंदर इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा भी है कि ये मसला जो है इसके ऊपर गवर्नमेंट को खुद सीरियस लेने की ज़रूरत है, और फिर गवर्नमेंट को अपने जमा खर्च से, अपने पैसों से इकदाम करने की ज़रूरत है। क्या एड जो आती है हमें वो कम पड़ गई है, या वो हमारे पूरे पाकिस्तान को पोलियो फ्री करने के लिए नाकाफ़ी है, जिस वजह से आप कह रहे हैं कि हुकूमत को खुद फ्रंट फुट पे आना होगा और फिर खुद तमाम इकदाम करने होंगे, या अपने पैसे से ये तमाम तर इकदाम करने पड़ेंगे? देखिए, जब आप अपना पैसा इस्तेमाल करते हैं, आपको उसकी दर्द भी होती है, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी भी रखते हैं, आप ये देखते हैं ये कहाँ खर्च हो रहा है। जो इमदाद पाकिस्तान को आती है पोलियो के लिए या किसी और के लिए, उसकी ना कोई ट्रांसपेरेंसी होती है, ना अकाउंटेबिलिटी होती है, वो बराह रास्त गवर्नमेंट को मिलती भी नहीं। वो मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू वो पैसा आता है, वो कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, और क्या वो इफेक्टिव यूज हो रहा है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। नंबर 1 ये। तो जब आप खुद अपने पैसे लगाएंगे, और जिस तरह आप लगा सकते हैं, तो आप कम खर्च के अंदर भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इमदाद देने वाले अदारे जरूर आपके साथ रहें, वो आपको सपोर्ट भी करते रहें, लेकिन ये जिसे कहते हैं ना कि ये लीडरशिप जो है मीनिंगफुली वो आपकी होनी चाहिए, और आपके एटलीस्ट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों के लिए, जिस तरह आप बाकी हॉस्पिटल बनाते हैं, वहां पे आप दवाइयां लेके आते हैं, तो उसी तरह पोलियो के लिए भी आप खुद गवर्नमेंट अपने उसके पास इतना वसाइल हैं कि वो इकदाम कर सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि वो अभी कमी बेशी रह चुकी है, उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, ताकि पोलियो का मुकम्मल तौर पे खात्मा। और अमूमी तौर पे हम इस खबर को सुना अनसुना कर देते हैं, लेकिन उसका एहसास होता है जब बैरून मुल्क ट्रैवल करते हैं उम्रे के लिए या किसी और के लिए, तो पाकिस्तानियों की अलग से लाइन बनवाई जाती है, और उनको बच्चों की तरह पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, जो छोटे और बड़े सबको एक लेन में खड़ा कर दिया जाता है, और फिर आपको जब पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं सबसे अलग करके, तो वहाँ पर आपको फील होता है कि आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। इस पर अमल करना कितना जरूरी है। पोलियो अभी भी बहुत ज्यादा अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं टिकटॉक के
इस्तेमाल की, सोशल मीडिया के इस्तेमाल की। एक मुस्लिम मुल्क का कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी का ऐलान सामने आया है, फैसला सामने आया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा था कि कुछ अर्सा पहले 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी की कानून साजी की गई थी, जिस पर अमल दरामद रवां साल किसी भी वक्त होगा। और अब एक और मुस्लिम मुल्क ने ये इनिशिएटिव उठाया है जी, और वो है मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने भी ऐसा ही करने का फैसला कर लिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में बच्चों को नुकसानदेह ऑनलाइन मवाद से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र की हद तय करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हमें भी लेना चाहिए, हमें भी लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को, हमारे लोगों को ख्याल नहीं आएगा जब तक इस कानून को इतलाक मुल्क में नहीं हो जाएगा। तो हुकाम की जानिब से इंडोनेशिया में ऑनलाइन सरगर्मियों की मॉनिटरिंग भी सख्त किए जाने का इम्कान है। और इंडोनेशिया की 79.5% जो आबादी है वो इंटरनेट इस्तेमाल करती है, और 12 साल से कम उम्र 48% बच्चे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को इस्तेमाल करते हैं। जी, तो अब जनाब वहाँ पर पाबंदी लगाई जा रही है। 12 से 27 साल की उम्र के 87% अफराद जो हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, और अब ये रोक टोक लगाया जाना, इससे बच्चे कानूनी तौर पे इसे ममनू किया जाएगा। अच्छा फैसला है, तमाम ममालिक को इस पे अमल दरामद करना चाहिए। अभी हम ब्रेक लेते हैं। हम एक ब्रेक प्रॉपर्टी में टैक्सेस पर कुछ चेंजिंग की जा रही है, रियल एस्टेट को दोबारा से बूम दिया जा रहा है। कितना साजगार और सूदमंद होगा, किसके लिए फायदेमंद होगा और किसके लिए नुकसानदेह, ये बताएंगे आपको, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। एक अच्छी खबर है, और ख़बर है रियल एस्टेट सेक्टर को दोबारा से तक़वियत देने की। उसकी बेहतरी के लिए इक़दाम फाइनली शुरू हो चुके हैं, और पहली मरतबा घर ख़रीदने वालों को टैक्स में मुकम्मल छूट देने की तजवीज़ दी गई है इस बार। तो जनाब वज़ीर आज़म की हिदायत पर रियल एस्टेट और हाउसिंग शोबे की बहाली का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया है, जिसमें रिहायशी घरों के लिए इजाफी मंजिलों की तामीर की इजाज़त भी आपको दी जाएगी, और फिर पहली मरतबा घर खरीदने वालों को टैक्स में छूट देने की तजवीज़ भी है। तो ये कितना कारआमद साबित होगा, किस तरह से अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मलिक, प्रॉपर्टी टैक्स एनालिस्ट हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से। वेलकम टू शो कहेंगे एहसन मलिक साहब आपको। एहसन मलिक साहब, किस तरह से इस इकदाम को ले रहे हैं? हम तो देख रहे थे कि प्रॉपर्टी जो है वो डे बाय डे नीचे चली जा रही थी, रियल एस्टेट जो है वो ऑलमोस्ट बैठ ही गया था पाकिस्तान का, लेकिन इसको फिर से एक बार बूम दिया जा रहा है। और जिस तरह से घर खरीदने वालों को, बहुत सारे तबकात तो हमारे ऐसे हैं जो कि बेघर हैं, जो किराए के घरों में रहते हैं, उनके लिए तो बड़ा अच्छा खुशाइन इकदाम है ये। अच्छा एहसन साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जुनेद, जी फरमाइएगा। सुन रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जुनेद साहब, मैं ये समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत आसान इकदाम है, और इसको बहुत पहले करना चाहिए था। बट जैसे अभी इशाल ने कहा कि रियल एस्टेट डे बाय डे नोज डाइव पे थी, तो बेसिकली वो जो नोज डाइव पे थी वो भी इंटेंशनली रखी गई थी। मतलब बेसिकली हमारे मुल्क में ऐसी सोच डेवलप की जाती है कि शायद रियल एस्टेट सेक्टर मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करती, जबकि मैंने खुद एक दो मिनिस्टर साहिबान को सुना कि मुल्क की इकोनॉमी में रियल एस्टेट या हाउसिंग या कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो बहुत छोटा है, जबकि मैं ये समझता हूं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। अब आप जिस मैकेनिज्म पे जा रहे हैं, इससे मुल्क की इकोनॉमी को जो किक मिलेगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रीज चलेगी, वो आपके मुल्क को बेहतरी और तरक्की की राह पे लेके जाएगी। अभी मैं 2 दिन पहले एक टीवी टॉक शो देख रहा था, मिफ्ता साहब भी उसमें बैठे हुए थे, और सुनने में आया कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इसको अपोज कर रही है। तो मुझे बड़ा हैरत हुई उन लोगों की अक्ल पे, दानिशमंदी पे। वो लोग इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि जी रियल एस्टेट पे टैक्स कम हो रहा है, बिजनेसमैन टैक्स ज्यादा पे करता है। वो ये नहीं सोचते कि चाहे वो सैलरीड क्लास है चाहे बिजनेस क्लास है, वो पहले गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो पे करने के बाद जो इनकम जनरेट होती है उससे प्रॉपर्टी बाय करते हैं। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का जो एतराज है वो तो आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन जो एक जेन्युइन एतराज है एक आम पाकिस्तानी का, वो ये कि जो बिग प्लेयर्स हैं या फिर डीलर्स माफिया है, वो कीमतों को इतना आसमान पर ले जाते हैं कि एक जेन्युइन बायर के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना या अपना घर ख़रीदना अब एक ख्वाब बन के रह चुका है। तो क्या दोबारा से रियल एस्टेट में तेज़ी आने से वही होगा, कीमतें आसमानों पे पहुंच जाएंगी जब इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों का?
जुनेद, बात ये तासुर गलत है कि बड़े प्लेयर या रियल एस्टेट एजेंट इसमें रोल प्ले करते हैं। बेसिकली हमने आई एम द मेंबर ऑफ टास्क फोर्स, जो प्राइम मिनिस्टर ने काम किया है, हमने इस चीज को बड़ा अपोज किया है कि ये जो ओवर सेलिंग है और जो बिल्डर्स और डेवलपर्स जो टाइम पे प्रॉमिस नहीं फुलफिल करते, उनको पनिश करना चाहिए। और बिल्डर्स और डेवलपर्स को यहां पे पाकिस्तान में दुनिया की तर्ज पे एस्क्रो अकाउंट के थ्रू ऑपरेट होना चाहिए, चीजें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। यहां पे हम गवर्नमेंट के साथ हैं, बट आप एक माइंडसेट के तहत अगर टारगेट करें हाउसिंग को, हाउसिंग सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन को, रियल एस्टेट को, कि नहीं इसको फ्लरिश नहीं करना चाहिए, तो बात ये ऑलरेडी हमारी कोई 12 मिलियन की शॉर्ट होगी, तो मतलब वो कैसे पूरी होगी? अगर गवर्नमेंट के अदारों पे आप बैठे रहेंगे तो यहाँ पे कितनी ऐसी एग्जांपल हैं, 30-30 साल हो गए हैं लोगों को पोजेशन नहीं मिले प्रॉपर्टी के। ये सारे वैलिड पॉइंट्स हैं। अच्छा मलिक साहब, अभी ये जो वर्किंग पेपर तैयार हुआ आपकी नजर से गुजरा, जो तजावीज सामने आ रही हैं, ये कितनी साजगार साबित होंगी और क्या क्या चीजें अभी भी मिसिंग हैं, और क्या स्टेक होल्डर्स को शामिल गुफ्तगू करते हुए, मुशावरत करते हुए ये वाइट पेपर तैयार किया गया, वर्किंग पेपर तैयार किया गया? जी जुनेद, ये मैं समझता हूं कि ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड किया गया है, उनकी कंसल्टेशन के साथ आप ये कहें कि ये वर्किंग पेपर तैयार हुआ है। होपफुली कल या परसों में प्राइम मिनिस्टर जिस दिन भी टाइम दे देंगे तो उनके सामने ये सिफारिशात पेश की जाएंगी और पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, प्लस जैसे हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इस मुल्क को लेके चल सकती है, इस मुल्क की इकोनॉमी को ड्राइव करवा सकती है, वैसे कोई सेक्टर नहीं कर सकता, तो सेंस प्रिवेल करेगी और इंशाल्लाह ताला। अच्छा एहसन मलिक साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि खरीदो फरोख्त पर टैक्स भी कम किया जाएगा और साथ ही साथ फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी खत्म की जाने का कहा जा रहा है, कम आमदन तबके को सब्सिडी भी दी जाएगी और फिर जो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी घर हुए में उनको मजीद मंजिलें तामीर करने के लिए टैक्स भी दिया जाएगा और इजाजत भी दी जाएगी। तो ये तमाम हाउसिंग सोसाइटीज पर लागू होगा या फिर कुछ मखसूस सोसाइटीज है जिनके ऊपर लागू होगा ये? अच्छा, इशाल की जो एक्स्ट्रा फ्लोर, एक्स्ट्रा स्टोरी की परमिशन होगी, ये आपके मेन सिटी सेंटर्स के करीब होगी, मतलब जहां पे आपके लोगों की कंजस्टेड आबादी है मेन एरियाज में, तो उन लोगों को, क्योंकि ग्राउंड प्लस 1 की परमिशन है रेजिडेंशियल में मेजॉरिटी, तो उनको एक स्टोरी बढ़ाने की तजवीज दी जा रही है ताकि लोग अगर शहर के करीब रहना चाहते हैं तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग में उनको रेंट पे चीज अवेलेबल हो सके। क्योंकि जो हमारी मेजॉरिटी डेवलपमेंट है वो मेन सिटीज के आउटस्कर्ट्स पे है, तो वो जब तक गवर्नमेंट को एक मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैकेनिज्म नहीं लेके आएगी तो वहां से पब्लिक का आना जाना की जो ट्रेवल कॉस्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तो जहां तक रही बात, ये बार बार हम टैक्स की बात कर रहे हैं कि टैक्स कम होने जा रहा है, ये टैक्स नहीं है, ये गवर्नमेंट आपसे एडवांस टैक्स चार्ज करती थी एक प्रॉपर्टी बाय करने पे, जो कि आप रिफंड भी करवा सकते हैं और एडजस्ट भी करवा सकते हैं। उसकी परसेंटेज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है क्योंकि लास्ट बजट में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा दिया गया इंटेंशनली। मैंने जैसे अपने स्टार्ट में कहा, टैक्स लगाया जाता है, एक और भी पेमेंट आपको देनी पड़ती है जब आप ऑनरशिप लेते हैं किसी भी चीज को, आप अपने नाम करवाने की एक अच्छी खासी भारी भरकम आप रकम पे करते हैं, उसके ऊपर भी बताइएगा कि क्या वो उस पर भी सब्सिडी दी जाएगी, वो भी उससे भी रिलीफ मिलेगा या फिर वो उतनी ही अमाउंट पे करनी पड़ेगी जैसे पहले से ऑलरेडी हम कर रहे हैं? इशाल, ये हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग में बातचीत हुई थी कि फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने कहा था कि हम जो रिलीफ देने जा रहे हैं इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, तो हम ये चाहेंगे कि जो प्रोविंसेस हैं वो कहीं ये रूम कवर ना करें, हम टैक्स की परसेंटेज को कम करें और सूबाई हुकूमतें वो टैक्स बढ़ा दें। तो उम्मीद है कि ये लाइजॉन होगा और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो सेंस प्रिवेल करेंगी और वो भी अपने टैक्सेस को कम करेंगी ताकि ट्रांसफर कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट कम की जा सके, हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को अट्रैक्ट कर सकें ताकि मुल्क तरक्की की राह पे चल सके।
तो ये मलिक साहब, इतने जल्दी हुकूमत को ख्याल कैसे आ गया? अभी कुछ माह पहले टैक्सेस की भरमार की गई थी रियल एस्टेट सेक्टर पे, उस वक्त तनकीद तो उन पे हो रही थी, लेकिन यही गवर्नमेंट उस वक्त भी तनकीद करती रही है जिस वक्त ये पीटीएम गवर्नमेंट थी या अपोजिशन थी, जब खान साहब ने एमनेस्टी स्कीम दी थी। तो आज ये खुद नॉन फाइलर्स को 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बगैर पूछगछ के लेने की इजाज़त दे रहे हैं। तो इस तरह के इकदाम, इनको ख्याल कैसे आ गया कुछ ही माह के अंदर? अच्छा नहीं जुनैद, ये थोड़ी सी ना मिसअंडरस्टैंडिंग है। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हम 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बाय करते हुए सवाल नहीं पूछेंगे। बेसिकली जो नया क्राइटेरिया आ रहा है एलिजिबल और नॉन एलिजिबल का, उसमें उन्होंने केटर ये किया है कि वो जो एलिजिबल हैं उनके लिए तो लिमिट एक रखी है उन्होंने कि जो भी उनकी टैक्स रिटर्न में कैपिटल अवेलेबल है उसको 30% एनहांस करके बाय कर सकते हैं, और जो नॉन एलिजिबल है वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बाय कर पाएंगे। बट इट डजंट मीन कि उनसे क्वेश्चन नहीं होगा कि ये पैसे कहां से आए हैं। ठीक है। ये बड़ा मीडिया ने थोड़ा सा इसको ब्लरी करके पेश किया है कि शायद वो कोई एमनेस्टी है। कोई एमनेस्टी नहीं है, कहीं पे हाउसिंग को, कंस्ट्रक्शन को, रियल एस्टेट को कोई एमनेस्टी नहीं मिल रही है। ये मैं बिल्कुल आपको क्लियर अच्छा, बता रहा हूं। प्राइसेस कितनी अब जा सकती हैं इन ये इकदाम जिनको आप पॉजिटिव कह रहे हैं? हमें भी बाजार ये लग रहा है कि इससे पूरा सेक्टर उठेगा, लेकिन दोबारा से प्लॉट्स की, घरों की कीमतें फिर से एक आम बायर के, एक आम जो चाहता है कि 5 मरले का, 3 मरले का या 10 मरले का घर बना सके, जेन्युइन जो बायर है, जो कारोबार नहीं कर रहा, उसके लिए कितना इजाफा होने जा रहा है? उसकी पहुंच से कितना दूर होने जा रहे हैं आप घर या मकान या प्लॉट्स? जुनेद, एक चीज को आपने समझना है, ये जो टास्क फोर्स काम कर रही है इसमें ना एक रियल एस्टेट टैक्सेशन अलग सब्जेक्ट था और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक अलग सब्जेक्ट था। जब तक हम सीमेंट, स्टील के ऊपर इनपुट टैक्सेस को कम नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होगी। बट मैं ये समझता हूं कि जो गवर्नमेंट ने पिछले 1-1.5 साल में एक नेगेटिव परसेप्शन बिल्ड किया था रियल एस्टेट के अगेंस्ट, जैसे आपने भी हवाला दिया इमरान खान साहब की एमनेस्टी स्कीम का, तो उन्होंने भी पहले 2 साल में रियल एस्टेट को अंडर स्ट्रेस ही रखा। उसके बाद कोविड में उन्होंने एमनेस्टी को अनाउंस किया था। तो बात यह है, जब तक आप इकोनॉमी को आपने चलाना है, आपको हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को लेकर चलना है। ये लोगों की जरूरत भी है और इकोनॉमी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो फिर क्या ऐसे मलिक साहब, जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया हैं, क्या उनकी कीमतें भी कम होंगी? उनके ऊपर भी टैक्स छूट दी जाएगी? जिस तरह से आपने कहा कि बजरी है, सीमेंट है, सरिया है, इस तरह की तमाम वो चीज़ें जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए लाजम व मलजूम है, उस हवाले से भी बताइएगा क्या टैक्स छूट कितनी दी जा रही है? और फिर जिस तरह से खात्मे मुतालिबा किया गया है बिजनेस काउंसिल की जानिब से कि जो बड़ी मछलियाँ हैं, उनके कहने का मतलब तो यही है कि जो बड़ी मछलियाँ हैं, जो काला धन बनाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उनको इस तरह से फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, पूरी छूट नहीं दे देनी चाहिए। क्या समझते हैं कि जिस तरह से वो निशानदेही कर रहे हैं, उनके लिए और आम बायर के लिए कवानीन एक जैसे ही होंगे, या फिर वो लोग जिस तरह से फायदा उठाते चले जा रहे हैं और बड़ी बड़ी सोसाइटीज हम देख रहे हैं बन रही हैं, उनके अगेंस्ट कोई काम नहीं होगा? इशाल, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि हमने टास्क फोर्स में ये डिमांड की है कि ओवर सेलिंग खत्म होनी चाहिए। सेकंड चीज, जो बिल्डर डेवलपर आपसे प्रॉमिस करता है क्लाइंट से, उसको फुलफिल होना चाहिए। प्लस विदाउट एस्क्रो अकाउंट काम नहीं होना चाहिए मुल्क में। ये जो लोग पैसा लेके डेवलप नहीं करते या दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। बट मैं यहाँ पे बार बार, आप पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का हवाला दे रही हैं, मैं चाहूंगा सबसे पहले इब्तदा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल वालों से करनी चाहिए। जितने भी इसके मेंबर हैं ना, पहले इनकी लिस्ट आनी चाहिए कि इनके नाम पे कितनी कितनी प्रॉपर्टियां हैं, ताकि पता चले लोगों को जो नसीहतें कर रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी में काला धन पार्क हो रहा है, पहले इनको तो चेक कर लें, बाकियों को हम बाद में चेक करवा लेते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने एक चेयरमैन साहब को सुनते हुए देखा है, वो जितना क्रिटिसाइज करते थे एक डेवलपर को, और उन्होंने खुद वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बट वो क्योंकि बात करनी है, कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है, आपका जो दिल करता है आप बोल दें।
बहुत शुक्रिया यासिन मलिक साहब, और हमारी दुआ भी यही है कि अगर इन तमाम से और इन जो इकदाम अभी गवर्नमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं, इससे रियल एस्टेट को एक बूम मिलता है, एक बूस्ट मिलता है। मुल्क की मैशत के लिए मस्बत इकदाम होगा और हम इसके अंदर यकीनी तौर पे हुकूमत को इसका साथ देंगे। ऐसे अच्छे इकदाम का साथ देना भी चाहिए। हुकूमत को कुछ महीने में अगर ख्याल आ गया है टैक्सेस में कमी लाई जा रही है किसी भी सेक्टर में, तो यकीनी तौर पर ये हुकूमत के लिए और मैशत के लिए बेहतर साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कुछ बात हो जाए रोनाल्डो की, जिनके लाखों करोड़ों फैंस हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन 700 फतुहात पाने वाले वो पहले फुटबॉलर भी बन गए। बिल्कुल जी, इतनी फतुहात 700। ये पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने अल नसर की नुमाइंदगी करते हुए सऊदी प्रो लीग में एक और नया संग मील अबूर कर लिया जनाब। और सऊदी प्रो लीग के अहम मार्के में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल रायद के खिलाफ टीम को 1-2 से फतह दिलवाई है और इस मैच में एक गोल स्टार फुटबॉलर ने किया जबकि एक असिस्ट किया था। और इस फतह के साथ ही रोनाल्डो दुनिया के वाहिद फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने मुख्तलिफ क्लब्स की नुमाइंदगी करते हुए अब तक 700 फतुहात अपने नाम कर ली हैं। बहुत बड़ा कारनामा है और इनके अलावा कोई फुटबॉलर ये कारनामा अब तक सरंजाम नहीं दे सका। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए इलॉन मस्क की, जिनके ऊपर तनकीद भी होती है, जो खबरों में गर्म भी रहते हैं और अब तो वो बाकायदा और उन्हें खबरों में रहना भी आता है, रहना तो आता ही है और वो ना भी रहना चाहें, जितनी दौलत उनके पास है तो मजबूरी है, मीडिया पे भी उनके तबसरे तजिए होते हैं। लेकिन अब किसी को पसंद आए या ना आए, उन्हें नोबेल इनाम और नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया गया। दुरुस्त जी, अमरीकी खरबपति और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क को फ्री स्पीच के फ़रोग के बायस नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर लिया गया है। और ये एलन मस्क की नामजदगी नॉर्वे के कानून साज ने की है। तो जनाब, जिन्होंने उनकी आज़ादी इजहार के असूल और सोशल मीडिया पर खुली बहस को सराहा है, हिमायत की है, और उन्हें इसी हवाले से उनकी नामजदगी जो है वो नोबेल अमन इनाम इन्हें मिले ना मिले, जिसने नामजद किया इनका नाम, उसका तो खर्चा पानी पक्का होगा उसको तो $1 मिलियन वैसे इनाम में ही दे देंगे एलन मस्क के, आपने चले कम से कम इस दौड़ में तो उन्हें शामिल किया। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से पहले आपको ये भी बताया कि आतिफ असलम ने ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सर्ट किया है कतर के अंदर और वो छा गए वहाँ पे। वो पाकिस्तानी तो आपको पता है हर जगह मौजूद हैं, बिल्कुल, और जो उनको फीडबैक वाले भी बहुत मौजूद हैं हर जगह में। और ये कतर में कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें उन्होंने धूम मचा दी है। आतिफ असलम जो अपनी मुनफरिद आवाज़ और शानदार गायकी के बायस दुनिया भर में मशहूर हैं और पसंद किए जाते हैं। उन्होंने हाल ही में दुबई में एक शानदार कॉन्सर्ट पेश किया, उनके मदाहों ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी और हर गाने पर ज़बरदस्त जोश व खरोश का मुजाहिरा किया था। तो ज़बरदस्त कॉन्सर्ट और ज़बरदस्त फीडबैक शायकीन खूब महसूस हुए हैं। और आतिफ असलम जहाँ भी जाते हैं वैसे धूम मचा देते हैं। अच्छा, आवाज़ के साथ उनकी अदाकारी भी बेहतरीन थी। हाँ, अदाकार तो बाकायदा ड्रामों में भी आना चुके हैं और इशाल बहुत बड़ी फ़ैन है उनकी अदाकारी की भी। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपकी हिम्मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में जनाब एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आज का हमारा टॉपिक बड़ा खूबसूरत है क्योंकि हम बात करते हैं पाकिस्तान और भारत की और पाकिस्तान की दूसरे ममालिक के साथ भी कोलैबोरेशन की कि हम अपनी जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको हम कहीं और पर क्यों नहीं देख सकते, और वैसे भी दूसरे आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं आते। कहा जाता है आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, इसी तरह से मौसीकी वो भी बहुत पसंद की जाती है। पाकिस्तान के मौसीकार जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, इसी तरह से हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं और अब भी मौजूद हैं, लेकिन उस तरह से उनकी पजीराई नहीं हो पाती। बहुत से हमने देखा कि ऐसे मौसीकार जो कि सही रिकग्निशन ना मिलने के बायस पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। तो और कोई है जो इनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने जा रहा है और एक कल्चरल फेस्टिवल या म्यूज़िक जो है वो निकालना चाह रहा है, तो कौन है वो? तो जनाब वो हैं उस्मान जज्बा, रॉकी खान के नाम से भी ये जाने जाते हैं हॉलीवुड के अंदर, और ये अब कोलैबोरेशन कर रहे हैं हॉलीवुड और जो हमारी पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री है, जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको लेकर आपस में। तो वेलकम टू शो कहेंगे उस्मान जज्बा आपको, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे ये रॉकी खान, क्योंकि हमने तो जान लिया, हमारी ऑडियंस जानना चाहेंगे कि रॉकी खान और उस्मान जज्बा हैं कौन? ये अलग अलग लोग हैं या एक ही हैं, और ये कैसे इत्तेफाक हुआ ये मुख्तलिफ नाम रखने का? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये जो रॉकी खान वाला कॉन्सेप्ट है ना, सो लॉन्ग बैक, सो आई एम डूइंग लॉट ऑफ प्रोडक्शन, म्यूज़िक, मूवीज़। सो बैक इन डेज
पीपल यूज्ड टू कॉल मी रॉकी। अब वो नाम बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंडिया के तो अंदर। एक तरह का फिल्मी नाम आपका ये सामने आ हाँ, मे बी बिकॉज ऑफ द गेटअप, लॉन्ग हेयर, बियर्ड, सो वो आपको पता है कि रिलेट कर जाता है नाम। सो दैट्स हाउ द नेम रॉकी केम, बट एवरीवन नोज मी एज उस्मान जज्बा। दैट्स बॉलीवुड के लोग और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लोग आपको रॉकी खान के नाम रॉकी से खान जानते के हैं, नाम। पाकिस्तानी फैंस आपको उस्मान जज्बा के नाम से जानते हैं। जी, टिकटॉक की जिंदगी और आउट ऑफ टिकटॉक और हमारी माशाल्लाह इंडस्ट्री में 930 मिलियन हैशटैग्स हैं आपके। ये जो जी। बात है वो उनके जानने के लिए कि ये उस्मान जज्बा और रॉकी खान एक ही हैं, लेकिन बॉलीवुड, हॉलीवुड और इन सब के लिए नाम जो है वो अलग अलग है। ऐसी है। तो उस्मान, सबसे पहले ये बताइए कि प्लान्स हैं क्या, क्योंकि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अपने सिंगर्स को दूसरे सिंगर्स को कोलैबोरेट करना आइडिया तो बहुत अच्छा है। Right. आपकी पाइपलाइन में कौन कौन से सिंगर्स अभी कर चुके हैं रिसेंटली आप, और आगे के क्या प्लान्स हैं? Yeah, so I have recently done 3 biggest collaborations, I think, in the history of the music. Honey Singh और Lil Pump की हमने collaboration की थी, अच्छा। got a great response. अभी recently हमने release किया है गुरु रंधावा और रिक रॉस का। So now the third one is Jason Derulo, हरनूर का गाना वालियाँ जब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, हमारे पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा सुना गया था। So I thought of doing this cross culture collaboration, और we did the collaboration, hopefully releasing in 2 or 3 months. ये तो हम कर चुके, हमने मतलब एक नाम ठप्पा बना लिया, बट नाउ आई रियली वांट दिस इंडस्ट्री टू बूम द वे इट्स ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड कि बूम हो सकती है, फोरकास्ट हो चुका है। आपने देखा होगा हमारा कोक स्टूडियो पूरी दुनिया में देखा जाता बिल्कुल है, ऐसे। पूरी दुनिया में माना जाता है। मुझे लगता है उसका कोई सानी है। जुल्फी हैव डन एब्सोल्यूट ग्रेट जॉब बाय ब्रिंगिंग कोक स्टूडियो टू सच अ लेवल। तो मुझे लगता है वो जो क्रॉस कोलैबोरेशन हमारे म्यूजिक की और इंटरनेशनल म्यूजिक के साथ अगर की जाए तो उसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। तड़का है अंग्रेजी, उर्दू का और फिर पंजाबी का, जिस तरह से बीच में अगर हम बॉलीवुड को भी ले लें तो ये एक बड़ा खूबसूरत तड़का लगता है। और ये मैशअप किस्म के सॉन्ग्स या इस तरह का तड़का लोग पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं, और फिर जब वो एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाते तो ऑडियंस भी उसी तरह से कैच होती है, एक बड़ा अच्छा लगता है। आपने पाकिस्तान में अभी किस किस जो सिंगर हैं उनको आपने लूप में लिया है कि आप उनके साथ कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं? सो यार देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स। मैं आता रहता हूँ, डिस्कस करता रहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ईजी नहीं होती हैं। आपको हर आर्टिस्ट का जॉनर डिफरेंट है, हर आर्टिस्ट अपने अपने जोन में कुछ काम कर रहा है। अब अगर एक रैपर है तो उसको आप गज़ल वाले के साथ उसका मैशअप कराना इट्स रियली हार्ड। तो वो उसके पीछे इतना एफर्ट होता है कि मुझे लग रहा है कि अभी इट्स बीन 6 months वी आर डिस्कसिंग विद लॉट ऑफ आर्टिस्ट, विद लॉट ऑफ लेबल्स। अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन नेक्स्ट 2 or 3 months कोई धमाका होने के चांसेस हैं। कुछ 3 से 4 अच्छे नाम हैं, मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आप ही के शो में वो सबसे पहले रिवील किया जाएगा। चलें, ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है हमारे व्यूअर्स के लिए भी, ऑडियंस के लिए भी। हनी सिंह हमने देखा काफी अरसा मंजर आम से गायब रहे, फिर अचानक उनकी एंट्री होती है, धड़ाधड़ इंटरव्यूज होते हैं, नेटफ्लिक्स पे उनकी डॉक्यूमेंट्री भी चलती है। उनके साथ बताइए कैसा वक्त गुजरा, और वो जो ट्रॉमा जिससे वो गुजरे हैं, क्या आप लोगों के साथ भी कुछ शेयर किया उन्होंने, और उसके बाद कोई फर्क पड़ा है उनकी मौसीकी के ऊपर भी? सो हनी हम सब के फेवरेट हैं जी, और मैं काफ़ी टाइम से चाह रहा था, आई रियली वांटेड टू वर्क विद हनी। जब ये वाला एक उनका फेज गया और उसमें से ही वाज डूइंग अ कमबैक, वो तब आप लोगों ने उस सीरीज के अंदर देख लिया कि किस किस सिचुएशन से वो गुजरे थे। तो हम सिर्फ सोच रहे थे उस टाइम पे, हमने अब देखा जाके। आई थिंक आज की डेट के अंदर ही इज़ बाय फार वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। आपने देखा वो पहले एक उनका जो शुरू का टाइम था जिसमें उन्होंने एक एल्बम निकाली थी, इट मेड अ ह्यूज नॉइज, बीच में थोड़ा सा एक स्लो फेज आया। जब से द मोमेंट ही डिड अ कमबैक, सो कमबैक मेरे वाले गाने से हुआ था, लिल पंप और हनी सिंह वाला, वो कमबैक था उनका। अच्छा, दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग आफ्टर ही केम बैक टू दिस। और अब जब आप 1 साल भी नहीं हुआ मुश्किल से बैक टू बैक, आज की डेट में पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गाने सुने जाने वाले हनी सिंह के गाने हैं। और वो सिर्फ खाली गाने, जो क्राफ्ट, वो एक विजन के साथ, जो मुझे चीज़ सबसे अच्छी लगती है एक आर्टिस्ट की, वो एक विजन देखते हैं। उस विजन का मतलब है कि आप, एक नया ट्रेंड चला है आजकल कि आप ऑडियोज डालें और ऑडियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्ट्रीम करें। दैट्स हाउ यू मेक मनी। बिल्कुल ऐसे। यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालने से आप देख लेते हैं, बट शायद उस तरह से वो पैसे जनरेट नहीं हो पाते। बट ही स्टिल समवन जो कि हर वीडियो के अंदर इतना एफर्ट डालते हैं। ही चूज हिज डायरेक्टर्स। अच्छा उस्मान, अगर हम देखें ना, जब वो उन्होंने कमबैक किया और उनके अपने इंटरव्यूज आए, तो हनी सिंह ने ये भी बताया कि जब वो जाहिर है उस तरह से रैप बना रहे थे और जिस तरह से वो गाने गा रहे थे, वो कहते मुझे बाद में जब मैं सुनता हूँ तो मुझे फील होता है कि यार मैं क्या गाता था, और कितनी बकवास गाता था मैं, और लोग उसको भी पसंद करते थे। तो हनी सिंह का चार्म तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर उनके खुद गानों को सुना जाए तो समटाइम आप बंदा बैठ के सोचता है कि गाया क्या था। करेक्ट। सो सी, इट्स मोर ऑफ द
वो क्या बोलते हैं, वो जो म्यूजिक है जो आपके कानों को लगता है, अगर आप उसको इंस्ट्रूमेंटल भी कर लेंगे तो यू कीप ऑन हमिंग इट। ज्यादातर लोग फोक्स, ये ना बड़ा एक डिफरेंट सा सिचुएशन जिसमें आप कहते हैं कि जब गाना चल रहा होता है तो आप उस लिरिक्स को सुने या आप उस वाइब को मैच करें, बट वो जो व्हेन यू आर वाइबिंग ऑन दैट सॉन्ग तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वो गाना जो है अच्छा लगने लग जाता है। बीइंग ए म्यूजिक प्रोड्यूसर, आप क्या समझते हैं कि वो क्या चीज़ है किसी के म्यूजिक में? वो लिरिक्स हैं, वो म्यूजिक है, वो बीट है, क्या हिट करती है, जो फैंस पसंद करते हैं, जिसको सुनने वाले इस तरह से आपकी फॉलोइंग बढ़ती है, या उसको इतना ज़्यादा क्रेजीली लोग फॉलो करना शुरू हो जाते हैं? आपने गुरु रंधावा के साथ भी काम किया, हनी सिंह के साथ भी किया, दिलजीत दोसांझ जी, बहुत बड़ी फॉलोशिप है उनकी जी। आपके ख्याल में वो क्या चीज़ें हैं जो कंसीडर? इट्स अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। ये आपको पता है आजकल के, क्योंकि पहले क्या होता था, आप गाने गा लेते थे, चीज़ें कर देते थे, ऑडियंस तक पहुंच जाती थी, बट ये जो डिजिटल मीडिया है ये इतना वास्ट हो चुका हुआ है कि अब आपके पास हर चीज़ की डिटेल आ जाती है। किस एज ग्रुप में मेरे बंदे जो हैं मुझे सुन रहे हैं, किस तरह का म्यूज़िक सुन रहे हैं, क्या वो सिर्फ रैप सुनना चाहते हैं या मेरे सिर्फ म्यूज़िक पे वाइब करना चाहते हैं। अगर आप यूएस म्यूज़िक देखें, अगर आपको नहीं भी किसी बंदे को अंग्रेजी समझ में आती, फिर भी वो गाना सुन रहा होता है और वो लूप पे चल रहा होता है, और वो बीट होती है जो कि आपको एंगेज कर लेती है, और आप समटाइम आप उसके लिरिक्स नहीं समझ पा रहे, आप उसकी वर्डिंग नहीं समझ पा रहे, बट आप उस म्यूजिक को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है म्यूजिक, जाहिर है कि जो समझने वाले हैं वो ज़्यादा उस चीज़ को महसूस करते हैं। हम अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ पिछले द्वार की बात करें, तो अब हम कहते थे कि जो पुराने दौर के गाने थे, वो हम बॉलीवुड की बात कर लेते हैं, तो वो एक सहर सा तारी कर देते थे और वो फिर सदाबहार चलते थे। आज भी अगर उनको सुना जाए तो वही फील आती है कि हम उसी दौर में जी रहे हैं, या फिर वो हमारे दौर के गाने हैं। आज के म्यूजिक को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये भी अपनी एक छाप छोड़ने वाला म्यूजिक है? वो किसी भी इंडस्ट्री का है, हॉलीवुड का है, बॉलीवुड का है, या फिर यहाँ का है, समझते हैं? मुझे लगता है म्यूजिक एक थेरेपी है। अच्छा, मुझे लगता है म्यूजिक थेरेपी है। आप जिम चले जाएं, आपको नहीं भी पता ना क्या चल रहा है, अगेन वही वाली बात जो हम लिरिक्स हो गए, आपको नहीं पता, बट उसमें एक ऐसा बीट चल रही है जिसमें आप जो है यू आर पंपिंग, एक तरह की एनर्जी मिल रही है, एनर्जी आपको मिल रही है। म्यूजिक इज अ थेरेपी। उस दौर का हो, वो आज के दौर का हो या आने वाले दौर का हो। मैं कभी कभी अपने बेटे को बताता हूँ कि यार ये गाने की लिरिक्स मुझे नहीं समझ में आ रही हैं, एंड ही टेल्स मी, क्योंकि वो इतना तेज होता है। अब आने वाला पता नहीं दौर और कितना ज्यादा तेज होगा या उसमें किस तरह का म्यूजिक होगा, बट बी इट रैप, बी इट गजल, बी इट रोमांटिक ट्रैक्स, म्यूजिक हर तरह से आपके साथ रिलेट कर देता है। हाँ, अनलेस अगर किसी का ब्रेकअप ना हुआ हो तो इट्स अ अच्छा उस्मान, वैसे भी ये कहते हैं कि हमारे बड़े ये कहते हैं म्यूजिक तो हमारे दौर का था। हम लोग भी सोच में पड़ जाते हैं इनके दौर का म्यूजिक क्या था। तो देखिए जो पुराने म्यूजिक थे ना, अगर मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा गज़लें सुनते थे, एंड ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है ये जो मेरी म्यूजिक की सेंस है मुझे मेरे वालिद साहब से आई है। गज़ल हो, वो ज़्यादातर गज़लें सुनते थे, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली, और उस टाइम पे वो जो राग वो कर रहे होते थे, वो वाह वाह करते थे या हिलते थे, तो मुझे नहीं समझ में आती थी क्या चीज़। आज मैं उसको समझ सकता हूँ। तो ये जो वो वाला दौर आप वाली बात बताइए। वो एक कॉमेडी एक्टर हैं इंडिया के, कपिल शर्मा, जी जी, नई वीडियो भी रिलीज हुई है, राइट। एक नया गाना उन्होंने गाया है, पहले कॉमेडियन, फिर उसके बाद अदाकारी के बाद वो एकदम से मौसीकी में आ गए हैं, सिंगर भी बन गए। तो उनका गाना आपने देखा होगा, बहुत वीडियो में उन्होंने वेरिएशंस दिखाई हैं, और एक सैड सॉन्ग है, लेकिन सुनने को दिल चाहता है, और ऑडियंस जो हमारे जो सुनने वाले हैं वो एकदम से जुड़ते चले जा रहे हैं उनके साथ। उनकी पता नहीं कितने मिलियन व्यूज भी हो गए। सुनने वाले हैं वो दुखी दिल भी है ना, तो रिलेट करते हैं। वो दिल जले बहुत से हैं, दिल जले बहुत से होंगे उसके अंदर। देखिए आज के दौर के अंदर जो आपको ये हम बार बार ये जो जिक्र करें ना, आज का दौर, वाई आज का दौर, बहुत से पहले पुराने म्यूजिक हैं जिसकी रीच इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी बिकॉज ऑफ डिजिटल। आज की डेट में 200, 250, 300 से ऊपर के ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, कई ऐसे मीडियम्स आ चुके हैं जो आपके गाने को वायरल कर देते हैं। मैं रात को किसी से बैठ के बात कर रहा था, उसने मुझे बोला यार देयर इज अ सर्टेन टॉपिक, समझ नहीं आ रही इसको मैं वायरल कैसे कर रहा हूँ। तो आई आस्क्ड कि तुम्हारी टीम क्या कैसे करती है? वो बोल रहा है वी हैव सम 100 मीम्स पेज। तो अगर मैंने कोई चीज़ कंटेंट लेना होता है, आई नीड टू मेक इट वायरल, मैं उस 100 पेजेस को देता हूँ। वो 100 पेजेस में अगर ईच पेज लेट्स सपोज किसी की 2 मिलियन की फॉलोइंगशिप है, तो 10 मिलियन के पेजेस वाले या 20-20 मिलियन के पेजेस वाले जब एक साथ फ्लोट करते हैं तो न्यूज़ एकदम से स्प्रेड हो जाती है हर जगह। तो वो जो गानों का वायरल होना या किसी कॉन्टेंट का वायरल होना, वो आज की डेट में ईजी ज़रूर है, एक्सपेंसिव भी है, हर चीज़ की कॉस्ट होती है, बट बहुत ईजी हो चुका है आपको अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। दीज मीडियम्स प्ले अ ह्यूज रोल।
थैंक यू सो मच। उस्मान जज्बा हमारे साथ मौजूद थे, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। प्लान बहुत अच्छा है और यकीनी तौर पे ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम इसमें उभर के सामने आएगा, जो टैलेंट है वो उसकी पहचान होगी और उसको सही तरह का फीडबैक भी मिलेगा ना। और जिस तरह से हमारे तमाम आर्टिस्ट चाहते हैं दूसरे ममालिक में जाके परफॉर्म करना और उन आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म करना, वो उनका जो एक शौक है वो भी पूरा हो जाएगा और इससे पाकिस्तान का नाम रोशन भी होगा। हम आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं दुनिया की महंगी तरीन गली का जिक्र करते हैं। और तवील अरसे तक न्यूयॉर्क में नाज़रीन अपर फिफ्थ एवेन्यू ने दुनिया की सबसे महंगी स्ट्रीट का खिताब अपने नाम किया हुआ था, लेकिन अब इसे हाल ही में इटली के मिलान शहर में एक आला दर्जे की शॉपिंग स्ट्रीट के तौर पे शॉपिंग स्ट्रीट ने जो है ये उनसे जो उनके पास था हासिल था उन्हें वो उन्होंने छीन लिया है। अब हर साल अमेरिकी फर्म जो है वो एक आलमी वेक फाइड इंडेक्स शाया करती है जो कि किराए की कीमतों के लिहाज से दुनिया के महंगे तरीन शॉपिंग एरियाज की दर्जाबंदी करती है। तो अब अमीर का जिसका जनाब अमेरिका का फिफ्थ एवेन्यू है, कई साल से दुनिया भर के 138 मारूफ रियल एस्टेट मकामात पर पहले नंबर पर था, लेकिन अब वो माजी का किस्सा हो चुका है। मिलान जो सिटी ने सबसे मशहूर लग्जरी शॉपिंग स्ट्रीट है मोंटीना पोलियन ने इसे पीछे छोड़ दिया है। तो ये जो देखने वाले महंगी तरीन स्ट्रीट बन गई है, आप भी जरूर जाइए और एक्सप्लोर कीजिए इस महंगी तरीन। लेकिन ये महंगी है तो आपका खर्चा भी काफी कराएगी और आपकी जेब भी काफी ढीली हो सकती है, इसलिए सोच समझ के यहाँ का रुख कीजिएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपके सितारे क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे साथ इंसा शाह मौजूद होंगी। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए आपके फेवरेट सेगमेंट की और वो ये है कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। तो फाइनली उनसा हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल जी, उनसा शाह हमारे साथ मौजूद है। उनसा से जान लेते हैं। उनसा वेलकम टू शो। माहिर इल्मे नजूम है आप, तो जाहिर आप ही से हम जानेंगे। मैं और जुनैद तो बता नहीं पाएंगे कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो आप बताइए आप कैसी हैं और फिर उसके बाद बताइए कि हफ्ता कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह के शुक्र हम भी ठीक हैं। और आप हमेशा की तरह फ्रेश लग रही हैं। और आप बताइएगा कि ये हफ्ता सबका कैसा रहने वाला है। जी बिल्कुल। पहले जो फर्स्ट स्टार है एरीज से शुरू करते हैं। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो एरीज वालों का ये हफ्ता थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि किंग ने तलवार उठाई भी है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लेकिन मुझे लगता है एरीज वाले कुछ अहम फैसला लेंगे इस हफ्ते, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवल से रिलेटेड कोई फैसला ले सकते हैं, कोई फाइनेंसेस या अपने करियर, जॉब, बिजनेस के हवाले से बहुत सोच समझ के, बहुत प्रैक्टिकली कोई फैसला ले रहे हैं। और ये फैसला जो है वो मुश्किल फैसला होगा, लेकिन आगे उनकी बेहतरी होगी इसमें। टॉरस की बात करते हैं। टॉरस के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये हफ्ता टॉरस के लिए बहुत सारे फाइनेंसेस लेकर आ रहा है। प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी है, कोई मीटिंग्स हो सकती हैं, सोशलाइजिंग। ये हफ्ता टॉरस बहुत एक्टिव रहेगा। बहुत सारी जो है पब्लिक डीलिंग हो सकती है उनकी, और प्रमोशन उनकी हो सकती है, जॉब प्रमोशन हो सकती है। ट्रैवल के हवाले से अगर कोई इमिग्रेशन वीजा अप्लाई किया है तो उसके लिहाज से उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर किसी के साथ उनका ब्रेकअप हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, तो रियूनियन हो जाएगा। अब आगे जाके बात करते हैं जेमिनाई। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो जेमिनाई वालों को गुस्से से एहतियात करनी है। गुस्सा जो है ना वो जेमिनाई वालों के लिए नुकसानदा है। वो चाहे किसी भी हवाले से गुस्सा उनको अपना जो चाहे आपको कोई कितना भी गुस्सा दिलाता रहे, आपने गुस्सा नहीं करना। वैसे तो गुस्सा सबके लिए नुकसानदेह है, लेकिन जेमिनाई के लिए ज्यादा इस बार। हाँ, और जो है ना कोई भी काम जो है वो इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है, कंप्लीट करना है। और मुझे लगता है कि जैसे जेमिनाई वाले जज्बात में आकर काम तो शुरू करेंगे लेकिन अधूरा छोड़ देंगे, तो आपने अपने काम को कोशिश करें कि चाहे कोई भी काम हो वो इस हफ्ते कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर कैंसर की बात करते हैं। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, तो कैंसेरियंस के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा स्टक रहेगा। काम डिलेज हो सकते हैं, कहीं से पैसे आने हैं वहां में रुकावट हो सकती है, प्रमोशन होनी है, या ट्रैवल पे अगर आप जाना चाह रहे हैं तो भी डिले हो सकता है। उसके बाद कैंसेरियन के बाद लियो वाले हैं 8 ऑफ कप्स, तो इमोशनली थोड़े लॉस हो सकते हैं, किसी को मिस कर सकते हैं,
पुराना दोस्त उनको याद आ सकता है, और हो सकता है कि किसी के साथ रिलेशन हो या दोस्ती हो तो उनके साथ ब्रेकअप के भी काफी चांसेस हैं उनके। और यानी कैंसेरियन कि और लियो खतरनाक वाले खबरें हैं। शादी में भी मुझे लियो वालों के डिलेज लग रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार आपने करना है। लियो के बाद है वर्गो, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर फिर वर्गो वाले भी वेटिंग का कार्ड है। हो सकता है 2 चीजों में वो कमिटेड हों, 2 जॉब्स कर रहे हों या 2 बिजनेस कर रहे हों, या जॉब के साथ बिजनेस अपना भी, या एजुकेशन या के 2 साथ शादियां अपना लेकर काम, चल रहे हों, या कोई बाहर शादी एक्स्ट्रा मैरिटल भी अफेयर लेकर चल रहे हों, तो उनको भी मोहतात ऐसा होने हो की सकता जरूरत है। है। साथ आप भी ऐड हाँ, करिए। तो इनको भी जो है वो जज्बाती कोई फैसला नहीं करना है और सोच समझ के अपनी चीजों को लेकर चलना है, अपनी इसलिए लाइफ को संभल कर कोशिश आपने कदम करें कि उठाना है। बैलेंस बिल्कुल करें। ऐसे ही है। अगर 2 शादियां भी की हुई हैं या 2 जॉब्स भी कर नहीं, रहे हैं, अभी तो नहीं दोनों की। को सही से मैनेज करें। तो आप कर अच्छा, लें, वैसे लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए उनसा इस बार तो Balance लग रहा है रखें। सारों के सितारे गर्दिश में है ओवरऑल। बैलेंस रखें। नहीं, ये तो देखिए आपके लिए हाँ, रेमेडी बैलेंस भी मैं रखें। है। यही समझा रही हूँ जुनैद को कि मैं कोशिश करूंगा आशा। बैलेंस रखें, और अगर इन्होंने बैलेंस ना रखा तो घर से भाभी से कुछ लेकिन हो भी बैलेंस सकता रखने है से इनके पहले साथ। तो शादी करनी पड़ेगी ना। हाँ, और ये भी हो सकता है कि घर पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं या दफ्तर में कम टाइम दे रहे हैं, तो अपने काम को भी बराबर टाइम दे और अपनी फैमिली को भी ठीक। बैलेंस रखें। डन डन डन, अब बिल्कुल इसके ठीक। बाद लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा वालों के लिए मुख्तलिफ चॉइसेस, मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जैसे जॉब की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, इसी तरीके से शादी से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रपोजल्स आपके आ सकते हैं, और हो सकता है आप इस हफ्ते लिब्रा वाले इन लव हो सकती हैं, किसी के साथ मोहब्बत प्यार हो सकती इन्वॉल्व है, हो सकते हैं किसी सकता में। है ओके, दोस्ती का ये हफ्ता भी हो सकता है, किसी के ठीक साथ है। आपकी नई दोस्ती, कोई नया रिलेशन भी बन सकता है। स्कॉर्पियो जो है वो मैजिशियन का कार्ड है। स्कॉर्पियंस जो है डिफरेंट काम कर रहे हैं, मैजिशियन, हर मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्किंग लग रहे हैं, मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस की तरफ देख भी रहे हैं और वर्क हार्ड कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को जबरदस्त। मनवाना चाहते हैं। तो जो इनके अंदर सलाहियतें हैं, तो ये हफ्ता उनके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा, बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, हर तरह से बहुत अच्छे तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रहेगी। ओके, सेजिटेरियस वालों का ये हफ्ता पेज ऑफ कप्स, कोई गुड न्यूज आ रही है। सेजिटेरियस काफी फीमेल्स कंसीव कर सकती हैं, जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ सकती है, कोई इंटरव्यू कॉल आपकी आ सकती है, ठीक है। किसी मेल या मैसेज का वेट कर रहे थे तो वो आ सकती है, ट्रैवल भी आपका हो सकता है, और ये हफ्ता सेजिटेरियस के लिए रोमांटिक वीक भी होगा। वाओ, और कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, डेविल की एनर्जी है, तो कुछ ओह। लोग आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आपके फाइनेंस हो, चाहे आपका बिजनेस हो। तो आपने इस चीज को लेकर बहुत सोच समझ के चलना है, एहतियात करनी है, किसी के धोखे में नहीं आना है। एक्वेरियस वालों के लिए जो भी गुड न्यूज है, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का है। कार्ड है, जो एक्वेरियस वालों ने फ्यूचर प्लानिंग की थी तो उसको इम्प्लीमेंट करने का भी वीक है, कि आप एक्शन लें, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग मत करें, सिर्फ और सोचें मत, बल्कि ये हफ्ता आपके एक्शन ठीक का है। हफ्ता होगा, स्पेशली है। फाइनेंशियल मैटर्स, इन्वेस्टमेंट्स या कोई भी चीजें। ओके, पाइसेस के लिए तो बहुत जबरदस्त वीक रहेगा। विश कम ट्रू, 9 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, वाओ। खुशियां मिलेंगी इस हफ्ते, शादी के बहुत अच्छे पाइसेस वालों के चांसेस है, रिलेशनशिप के बहुत अच्छे चांसेस है, फिर जबरदस्त। यहाँ पे जॉब और करियर, या फिर अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, वीजा, इमिग्रेशन, स्टूडेंट्स के लिए सबके बहुत अच्छा लिए रहेगा ये अच्छा हफ्ता। रहेगा। तीन कुछ का बहुत होगा। शुक्रिया, हमारे साथ उनसा शाह आप मौजूद थी, और जिस तरह से आपने बताया Thank you. कुछ लोग हैं जिनके सितारे गर्दिश में, और बहुत सारे लोग हैं जिनके सितारे इस वक्त एतदाल जी हाँ। में हैं। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए सजल अली की, जिनकी एक हमशक्ल सामने आई है और आते ही छा गई हैं सोशल मीडिया पर, इस बड़े वक्त उन्हीं के चर्चे चर्चे उनके हैं जनाब। और, सज्जद अली की बिल्कुल हम शक्ल हैं, और ये आप देख सकते हैं उनकी स्क्रीन पर ट्विन भी। सिस्टर लग रही हैं। अच्छा, उनकी ट्विन सिस्टर भी इतनी मुमासलत नहीं उनसे रखती हैं, आपने रिजेम्बलेंस देखी है उनकी सिस्टर अच्छा, के ऐसे साथ? उनकी इतनी twin ज्यादा sister नहीं है? है, ट्विन सिस्टर नहीं है, लेकिन उनकी छोटी हाँ, नहीं वो sister छोटी है। बहन है, लेकिन वो इतनी बिल्कुल भी उनकी मुमासलत नहीं है, तो ये लग रहा है कि वैसे ही कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई हैं। अच्छा, ये कुंभ का मेला था कोई जिसमें बिछड़ गई हैं, और लगता है ये वाकई में कि ये कुंभ के मेले में बिछड़ी लेकिन हैं। ये है कि बिल्कुल हूबहू वही शक्ल है, और सोशल मीडिया में आपको पता है कि इस तरह की कोई रिजेम्बलेंस हो जाए
तो उसके चर्चे पहले हो एक जाते हैं। ऐश्वर्या राय हैं हमारे पास और उनके बड़े चर्चे हैं जो कि पाकिस्तानी ऐश्वर्या राय हैं और इसके बाद कमल चीमा साहबा की बात जी करें जी आप। जी बिल्कुल उनकी भी बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस है और कभी कभी उन्हें बुरा भी लग जाता है इस रिजेम्बलेंस को लेकर। और इस वक्त सजल देखिए उनका क्या हो सकता है कि अनकरीब ये भी किसी परिणाम कामों में नजर आए। होते हैं। बहरहाल ये एक खबर थी डेवलपिंग आपके साथ हमने शेयर किया। आज के प्रोग्राम से इतना, आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।